बेजोड़ औषधि देवता। C-131 हताश घेराबंदी टीम। बिटकॉइन बैंक। अब 15 मिनट तक करे ये काम और प्रतिदिन कमाए 2,92,000 रुपए। 177 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 131 हताश घेराबंदी टीम। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ये युआन और फैंग झिरो से कई सौ मील दूर, 4 आत्मा संक्षेपण क्षेत्र मार्शल कलाकार वर्तमान में एक शक्तिशाली शेर प्रकार के राक्षसी जानवर की घेराबंदी कर रहे थे। अरे यार, चांग 1, इसकी आंखों पर हमला करो। चांग 2, चांग 3, चलो और इसे पकड़ो। एक युवक ने अन्य 3 लोगों को आदेश दिया। हाँ, युवा मास्टर। तीनों ने एक स्वर में स्वीकार किया। ये शेर जैसा राक्षसी जानवर असाधारण रूप से शक्तिशाली था। ये पहले से ही मध्य चरण टियर 2 के शिखर पर था। ये पहले से ही अंतिम चरण टियर 2 को तोड़ने से बहुत दूर नहीं था। चारों लोग वास्तव में एक साथ इस राक्षसी जानवर से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस युवक के आदेश का पालन करते हुए अन्य 3 लोगों ने एक इकाई के समान असामान्य रूप से अच्छा समन्वय स्थापित किया। चांग 1 ने छलांग लगाए और शेर जैसे राक्षसी जानवर के सिर पर जा गिरा। राक्षसी जानवर स्वाभाविक रूप से इस आदमी को उसे धमकाने की खुली छूट नहीं देगा। उसने चांग 1 को पकड़ने के लिए अपना पंजा उठाया। बाकी 3 उसे यह मौका कैसे दे सकते थे। शेर जैसे राक्षसी जानवर के पेट पर बारिश की तरह हमले हो रहे थे। आखिरकार ये 3 मध्य चरण के आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे। इस राक्षसी जानवर की रक्षा चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसने इस तरह के हमले को बिना रोके जाने की हिम्मत नहीं की। कोई विकल्प न होने पर उस राक्षसी जानवर ने अपना पंजा पीछे खींच लिया और हमला करने के बजाय बचाव करने लगा। लेकिन इस समय चांग 1 ने अवसर का फायदा उठाया और उस राक्षसी जानवर की आंख को चूर्ण चूर्ण कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्थिति को देखकर चारों लोग बहुत खुश हुए। फिर से राक्षसी जानवर पर कई हमले हुए, जिससे वह उड़कर बाहर चला गया। उस राक्षसी जानवर को बहुत चोटें आईं। वह न केवल पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, बल्कि वह पागल भी हो गया। गर्जन। सिंह रूपी राक्षस ने भारी गर्जना की और चारों लोगों पर उन्मत्त होकर हमला कर दिया। सावधान, यह उसकी मृत्यु का समय है। इससे सीधे मत लड़ो। चलो इसे मारो और भागो ताकि इसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाए। ये ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, युवक ने निर्देश दिया। हाँ, युवा मास्टर। वास्तव में ये तीनों लोग अनुभवी थे। वे ये भी जानते थे कि युवक के निर्देश के बिना क्या करना है। कुछ ही देर में वह शेर जैसा राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। चारों लोगों ने राहत की लंबी सांस ली। जब राक्षसी जानवर मर गया तो चारों जमीन पर गिर पड़े और लगातार हाँफने लगे। उन सभी को चोटें आई जो हल्की नहीं थी। लानत है, इस राक्षसी जानवर की वजह से देरी हो रही है, हम ये युआन से और दूर होते जा रहे हैं। युवक ने घृणा से दांत पीसते हुए एक औषधीय गोली निगल ली। ये युवक वास्तव में सु यीशान था, जो अंतहीन परीक्षणों के दौरान ये युआन को मारने की योजना बना रहा था, जबकि अन्य 3 सु परिवार के अनुचर चांग तिकड़ी भाई थे। जब वे जंगल में दाखिल हुए तो वहां बहुत से लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उस समय ये युआन पर कोई कदम नहीं उठा सकते थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि ये युआन और फैंग झिरो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे वास्तव में पकड़ने में असमर्थ थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनकी गति धीमी थी, बल्कि इसलिए कि रास्ते में राक्षसी जानवर लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। ये राक्षसी जानवर अभी तक का सबसे शक्तिशाली जानवर था जिसका उन्होंने सामना किया था। सिर्फ देरी की वजह से उन्हें पूरे 2 घंटे का नुकसान उठाना पड़ा। आराम करो, युवा मास्टर। मेरा जादुई छाया बग इस पूरे समय उनका पीछा कर रहा है। हम अंततः उन्हें पकड़ लेंगे, चांग 1 ने कहा। सु यीशान को चांग 1 की ट्रैकिंग क्षमताओं के बारे में पता था। बस उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बस सोच रहा था कि राक्षसी जानवर हम पर तभी हमला क्यों करते हैं जब ये युआन भी यहाँ से गुजरता है। शायद यह इसलिए भी है क्योंकि हम बदकिस्मत हैं, चांग 1 ने अनिश्चितता से कहा। चांग 1 के समृद्ध अनुभव के बावजूद वह इसका कोई कारण नहीं सोच सका। भाग्य? क्या उनका भाग्य बहुत अच्छा नहीं है? हमने यहाँ तक का पूरा रास्ता देखा और जिन स्थानों से वे गुजरे वहां लड़ाई का कोई निशान नहीं दिखा। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि हम 1 दर्जन से अधिक बड़ी और छोटी लड़ाइयों से गुजर चुके हैं। सु यीशान जितना ज्यादा बोलता गया वह उतना ही क्रोधित होता गया। अंत में उसने जोर से मुक्का मारा और जमीन पर धूल उड़ गई। वाकई बहुत भयावह। जिस सड़क पर वे दोनों चल रहे थे वह मूल रूप से एक सीधी रेखा थी, जैसे कि वे किसी जगह की ओर सीधे दौड़ रहे हो। लेकिन अंतहीन जंगल में किसी ने कभी इस तरह से यात्रा करने की हिम्मत नहीं की थी। रास्ते में कई उच्च श्रेणी के टियर 2 राक्षसी जानवरों के इलाके हैं। अगर वे गलती से उन्हें चौंका देते हैं तो वे अपनी त्वचा की एक परत खो देंगे, भले ही वे मरे नहीं। चांग 1 भी बहुत उदास महसूस कर रहा था। ये सही है। मुझे मत बताओ कि वे राक्षसी जानवर सभी अंधे और बहरे हैं और उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते हैं।
इस दर पर हम उन्हें खोजने से पहले ही इन राक्षसी जानवरों द्वारा मार डाले जाएंगे। सु यीशान ने तीव्र घृणा के साथ कहा। शुरू में उसे लगा कि अंतहीन जंगल में ये युआन को मारना बहुत आसान काम है। उसने नहीं सोचा था कि अब ये मुसीबतों से भरा होगा। वे जितने अंदर गए, राक्षसी जानवर उतने ही शक्तिशाली होते गए। इस तरह सीधी रेखा में आगे बढ़ना निश्चित रूप से असंभव था। उन्हें उन शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के इलाकों से बचना चाहिए और चक्करदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस तरह से वे ये युआन और उनके साथियों को कब ढूंढ पाएंगे? आने से पहले सु युबाई ने उसे पहले ही बता दिया था कि अंतहीन जंगल ये युआन को खत्म करने का सबसे अच्छा और साथ ही अंतिम मौका था। यदि ये युआन अंतहीन जंगल छोड़ देता है तो सु परिवार कभी न खत्म होने वाली परेशानियों का स्वागत करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चांग वन को भी एहसास हुआ कि अब मामला कुछ ज्यादा ही उलझने वाला था। इस बार बाहर आने से पहले ही परिवार के मुखिया ने मौत का हुक्म जारी कर दिया था। उन्हें ये युआन को मार डालना चाहिए। अगर मिशन पूरा नहीं हुआ तो अपना सिर वापस ले जाओ। परिवार के मुखिया ने पहले कभी ऐसा आदेश नहीं दिया था। कोई भी देख सकता था कि ये युआन की सु परिवार के लिए कितनी बड़ी धमकी थी। चांग वन ने गहरी सांस ली और अपने स्टोरेज रिंग से एक अंतहीन जंगल का नक्शा निकाला। इसे खोलकर उसने सु यीशान के सामने रख दिया। युवा गुरु, इस तरह से आगे बढ़ना वास्तव में असंभव है। चूंकि वे एक निश्चित स्थान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्यों न हम उस स्थान को खोजें और फिर वहां घात लगा लें। चांग वन ने सुझाव दिया। यह सुनकर सु यीशान तुरंत शांत हो गया। उसने सिर हिलाया और कहा, तुमने जो कहा वह सही है। अपना विचार साझा करो। चांग वन ने अपनी उंगली आगे बढ़ाकर नक्शे की ओर इशारा किया। यहां देखिए युवा गुरु, जब से वे अंतहीन जंगल में दाखिल हुए हैं, वे एक पल के लिए भी नहीं रुके हैं क्योंकि वे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सीधी रेखा में चलते जा रहे हैं। उनकी ताकत के साथ कहीं बहुत गहराई में जाना असंभव है। यह 1000 मील के क्षेत्र में ही होना चाहिए। फिर इस 1000 मील के अंदर वह जगह कहां है जहां वे सबसे ज्यादा जाने की संभावना रखते हैं? क्रिम्सन समिट रिज, सु यीशान ने अचानक कहा। चांग वन की उंगली प्रवेश द्वार से शुरू होकर उत्तर पश्चिम दिशा में 1000 मील तक फैली हुई थी। उस जगह ने प्रभावशाली ढंग से क्रिम्सन समिट रिज को चिन्हित किया। क्या ये युआन पागल है? क्रिम्सन समिट रिज जैसी खतरनाक जगह पर जाने के लिए? सु यीशान ने ठंडी सांस ली। चांग वन ने अपना सिर हिलाया और कहा, सामान्य ज्ञान के आधार पर उसका क्रिम्सन समिट रिज पर जाना स्वाभाविक रूप से हमें हमला करने से बचाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस ये युआन के तरीकों का अनुमान लगाना वाकई मुश्किल है। अन्य चीजों को अनदेखा करना, सिर्फ इस आधार पर कि वह रास्ते में इन उच्च श्रेणी के राक्षसी जानवरों को डराने में सक्षम नहीं है, पहले से ही एक अविश्वसनीय क्षमता है। और मेरे अनुमान के अनुसार ये बहुत संभावना है कि वह अपनी उस छोटी नौकरानी के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खोजने के लिए क्रिम्सन समिट रिज पर जा रहा है। चांग वन का विश्लेषण बहुत ही गहरा था। व्यावहारिक रूप से यह सत्य के बिल्कुल समान था। चूंकि वे गिरोह बनाकर ये युआन को मारने आए थे, इसलिए चांग वन ने स्वाभाविक रूप से पर्याप्त होमवर्क किया होगा। उसने ये युआन को बहुत अच्छी तरह से समझा था, यहां तक कि लू एर जैसी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दिया था। सु यीशान को अचानक झटका लगा और वह चांग वन की ओर आश्चर्य से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। उसे एक बिल्कुल नई रोशनी में देख रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि पिता ने उसे ये युआन की घेराबंदी करने के लिए भेजा। इस आदमी को कम करके नहीं आंका जा सकता था। बहुत स्पष्ट रूप से चांग वन के विश्लेषण में मूल रूप से कोई दोष नहीं था। यह सबसे तार्किक व्याख्या भी थी। शुरू में सु यीशान अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि ये युआन इस अंतहीन परीक्षण में भाग लेगा या नहीं। अंततः उसकी चिंता निरर्थक साबित हुई। ये युआन इतना मूर्ख नहीं था कि वह ये सोचे कि वह उसे छोड़ सकता है। लेकिन फिर भी वह आया। इसका मतलब था कि उसके पास आने का कोई कारण था, चाहे कुछ भी हो। और यह कारण बिल्कुल लू एर था। प्रायोजित सामग्री। खाली पेट एक सप्ताह में 9 किलो पेट की चर्बी जलती है। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 132 घमंड में डूबना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C132 घमंड में। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 132 घमंड में डूबना। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। तो फिर अब आप क्या कहते हैं कि हम क्या करें? चांग वन। सु यीशान ने वास्तव में चांग वन की राय मांगी। चांग वन भी काफी हैरान था। उसे यंग लॉर्ड की बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई थी। सु यीशान में अहंकार कूट कूट कर भरा था और वह आमतौर पर सु परिवार के अनुचरों को नीची नजर से देखता था। लेकिन आज उन्होंने वास्तव में अपनी राय मांगी।
ऐसा लग रहा था कि इस समयावधि में सु यीशान काफी परिपक्व हो गई थी। केवल ऐसा सु यीशान ही सु परिवार का उत्तराधिकारी बनने के योग्य था। चांग वन ने अब संकोच नहीं किया और अपने विचार व्यक्त किए, चाहे वे क्रिम्सन समिट रिज पर गए हो या नहीं, निश्चित रूप से एक गंतव्य है। और मुझे डर है कि उनके लिए उस औषधीय जड़ी बूटी को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा। हमें बस उस दिशा के अनुसार पीछा करना होगा जिस ओर जादुई छाया बग इशारा कर रहा है और पहले से ही घात लगाकर हमला करना होगा। मुझे लगता है कि वह किसी भी तरह से बच नहीं पाएगा। चलो इस दिशा की ओर बढ़ते रहें और बाद में कुछ शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के क्षेत्रों से बचें। इस तरह भले ही हम थोड़ा सा रास्ता बदल लें, यह अधिकतम आधे दिन का समय होगा। हम निश्चित रूप से अभी भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। सु यीशान ने कुछ देर तक सोचा और महसूस किया कि चांग वन ने जो कहा वह सही था। वे शुरू में ये युआन के लक्ष्य से अनजान थे, इसलिए वे बस अंधाधुंध पीछा करते रहे। अंत में राक्षसी जानवरों द्वारा बाधा डाले जाने से समय की देरी बढ़ गई। चूंकि अब उनके पास दिशा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उनके भागने का डर नहीं है। शक्तिशाली राक्षसी जानवरों के इलाकों के चारों ओर चक्कर लगाना थोड़ा तेज भी हो सकता है। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा। पहले थोड़ा आराम करो और फिर निकल पड़ो, सु यीशान ने निर्देश दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये युआन ने फैंग जिरो के साथ मामले को सुलझा लिया था। दोनों ने एक एक सांस छिपाने वाली गोली निगल ली और क्रिम्सन समिट रिज की ओर भागे। ये युआन, क्या उन चारों लोगों को तुमने ही मारा था? तुम तो पहले से ही इतने शक्तिशाली हो। फैंग जिरो अभी भी ये युआन की शक्ति से चकित था। वे 4 आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार थे और वे सभी वास्तव में ये युआन के हाथों मारे गए। ये युआन ने हंसते हुए कहा, मेरे पास ऐसी क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? मैंने बस कुछ छोटी छोटी तरकीबें अपनाई और उन्हें कुछ समय के लिए एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए परिणाम ऐसे थे। अब जाकर फैंग जिरो को राहत महसूस हुई। तो यही मामला है। मुझे डर लग गया। अगर तुम अकेले उन 4 लोगों को मार सकते हो, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम में पहले से ही मार्शल रोल के शीर्ष 30 में रैंक करने की ताकत है? प्रारंभ में सभी ने ये युआन को मार्शल रोल में लगभग 50वीं रैंक दी थी। इस शक्ति के लिए कई साधारण द्वितीय स्तर आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकारों को हराना कोई कठिन काम नहीं था। फैंग जिरो को पता था कि राक्षसी जानवर शिकारियों की ताकत औसत मार्शल कलाकार से ज्यादा थी। इसके अलावा उनके बीच एक 3rd लेवल स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट भी था। ये युआन उन चारों को वहां रोक पाने में सक्षम था। 20 और पायदान ऊपर उठना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये युआन केवल 9वें स्तर के सारक्यू क्षेत्र में था। 9वें स्तर के सारक्यूई दायरे में होने के कारण उसके पास पहले से ही मार्शल रोल पर शीर्ष 30 की ताकत थी। जब वह आत्मा संघनन दायरे में प्रवेश करता है तो ये कितना भयानक होगा। फैंग जिरो को लगा कि इसके बारे में सोचना भी अकल्पनीय था। सौभाग्य से ये युआन ने उसके अनुमान को नकार दिया। अन्यथा फैंग जिरो को सचमुच ऐसा महसूस होता कि इतने सालों की मेहनत बेकार चली गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम सच में बहुत चालाक हो। कई दिग्गज वास्तव में तुम्हारे द्वारा पूरी तरह से ठगे गए थे। फैंग जिरो को आश्वस्त होने के बाद वह ये युआन का उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। ये युआन ने हंसते हुए कहा, इस जूनियर प्रशिक्षु भाई, मुझमें ताकत की कमी किसने पूछी? अगर मैं कुछ चालें नहीं चलता तो क्या मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाता? अन्यथा शिक्षक फैंग ने वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन को मेरी रक्षा के लिए नहीं भेजा होता। विचार करने के बाद फैंग जिरो ने भी यही सोचा, लेकिन उसके मुंह से कुछ और ही निकला, मुझे यह मत दो। तुम्हारा जीवन नरक की तरह दृढ़ है। 9 स्वर्गों के मार्ग को चुनौती देते समय तुम मर भी नहीं पाए। ऐसा लगता है कि स्वर्ग भी तुम्हें अपने अंदर लेने की जहमत नहीं उठा सकता। ये युआन हंसा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। फैंग जिरो ने जो कहा वह सच था। ये युआन ने 9 स्वर्गों की सड़क को दिल से नहीं लिया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से दिव्य क्षेत्र में पहले से ही मर चुका था। लेकिन अब वह यहाँ बिल्कुल ठीक खड़ा था। ये युआन को लगा कि यह भी इसके बारे में सोचकर एक सपने जैसा था। लगभग आधे दिन बाद ये युआन और फैंग जिरो अंततः क्रिम्सन समिट रिज पर पहुंचे। ये जगह बहुत ही खतरनाक थी। लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स के अलावा क्रिम्सन समिट रिज के आसपास काफी शक्तिशाली राक्षसी जानवर भी थे। राक्षसी पशु शिकारियों ने कभी भी अंतहीन जंगल जैसे स्तर के स्थान पर पूरी तरह से पैर रखने की हिम्मत नहीं की थी। यहां तक कि क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट भी इस जगह पर सावधानी से चलते हैं। अगर वे लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स से घिरे होते तो नतीजा ये होता कि उन पर हमला कर दिया जाता और उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता। दोनों ने छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लिया और क्रिम्सन समिट रिज पर स्थिति का गुप्त रूप से निरीक्षण करने लगे। अगर वे नहीं देखते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक नजर और फैंग जिरो घबरा गया। यद्यपि जंगल बहुत घना था, फिर भी सफेद लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों का स्पष्ट आना जाना बहुत ही भयावह प्रतीत हो रहा था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वे दो या तीन के समूह में घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे गश्त कर रहे हो। ये लंबी भुजा वाले पत्थर के बंदर इकट्ठे हुए और उन्होंने दल बनाए। ऐसा क्यों लग रहा है कि वे पहाड़ पर गश्त कर रहे हैं? फेंग जिरो ने ये युआन को कुछ आश्चर्य से देखा, क्योंकि उसने अपनी आवाज प्रसारित की। पत्थर के बंदरों की जाति में बहुत अधिक बुद्धिमत्ता होती है। क्षेत्र के प्रति उनकी जागरूकता पहले से ही अन्य राक्षसी जानवरों की तुलना में अधिक मजबूत है। और उनका पदानुक्रम बहुत सख्त है, अर्थात बंदर सैनिक, बंदर सेनापति और बंदर राजा। पत्थर के बंदर सामाजिक समूहों में रहते हैं और दूसरों को अपने इलाके में अतिक्रमण करने की अनुमति नहीं देते हैं। जिस क्षण उन्हें पता चलता है कि कोई अत्याचारी है, वे इकट्ठा होते हैं और हमला करते हैं, ये युआन ने समझाया। ये युआन की व्याख्या सुनकर फेंग जिरो ने हैरानी से पूछा, नहीं, चूंकि आप लॉन्ग आर्मस्टोन ऐप की आदतों से इतने परिचित हैं, तो क्या आप क्रिम्सन समिट रिज पर आकर मौत को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? ये युआन की बात सुनकर लॉन्ग आर्मस्टोन एप्स में बहुत ही ज्यादा विशिष्टता और आक्रामकता थी। एक बार उन्हें खोज लिया गया तो वे दोनों गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। लंबी भुजा वाले पाषाण वानरों के तथाकथित वानर सैनिक, वानर जनरल और वानर राजा क्रमशः टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के अनुरूप थे। वानर सेनापतियों और वानर राजा की तो बात ही छोड़िए, हजारों वानर सैनिक ही उन पर आक्रमण करके उन्हें डुबा सकते हैं। ये युआन ने फेंग जिरो को देखा और बहुत असहाय होकर मुस्कुराया। ये युआन की हंसी को देखकर फेंग जिरो फिर से गुस्से में आ गया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये युआन ने उसके सिर की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, मानव जाति शक्तिशाली क्यों है? इसलिए नहीं कि हम राक्षस जाति से अधिक तेजी से साधना करते हैं, और न ही इसलिए कि हमारा शरीर राक्षस जाति से बेहतर है, बल्कि इसलिए कि हमारी बुद्धि राक्षस जाति से कहीं अधिक है। इसलिए काम करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और सिर्फ बेतहाशा दौड़ने या दौड़ने के बारे में न सोचें, समझे? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे पास कोई योजना है? तो जल्दी से कहो। रुको। अच्छा किया ये युआन, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं राक्षसी जानवरों से भी अधिक मूर्ख हूं? फेंग जिरो ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसका गुस्सा बढ़ गया। हालांकि इस बार उसने अपना सबक सीखा और कोई आवाज नहीं निकाली, बल्कि आवाज में बात की। बस इतना ही कि उसके चेहरे पर भाव धीरे धीरे बर्फ की तरह ठंडे होते गए। ये युआन ने आह भरते हुए कहा, मैं कहता हूं, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, क्या आप इतनी संवेदनशील नहीं हो सकती? ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूं, लेकिन आपको बस पलटकर खुद को डांटना था। क्यों? हुन्फ, अपने आप पर गर्व मत करो। अभी समय नहीं है। देखो, वापस आने के बाद मैं तुमसे कैसे हिसाब बराबर करता हूं। फेंग जिरोआ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों से भरे पहाड़ का सामना करते हुए गर्वित वरिष्ठ प्रशिक्षु सिस्टर फेंग को अंततः पता चल गया कि चीजों का वजन कैसे तौलना है और आसानी से गुस्सा नहीं करना है। वहां केवल एक आयरन पॉ फ्लाइंग बियर था, इसलिए वह उसे अभी भी फुसलाकर भगा सकती थी। अगर वे लॉन्ग आर्मस्टोन एप से भरे पहाड़ को डरा देते, तो जोड़े को भागने का मौका भी नहीं मिलता। हाँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, महामहिम की कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये युआन ने हंसते हुए कहा। बहुत हो गई बकवास। तुम्हारे पास अंदर जाने का कौन सा तरीका है, जल्दी बताओ। फेंग जिरो ने गुस्से से पेट भर लिया और झल्लाते हुए कहा। ये युआन मुस्कुराया और कहा, कैसे प्रवेश करें? बेशक, यह अकड़कर ही होगा। प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता, अध्याय 133, ज्ञान ही शक्ति है। बेजोड़ औषधि देवता C133, ज्ञान ही शक्ति है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 133, ज्ञान ही शक्ति है। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर, संपादक रेगियस प्रोफेसर। अहंकार से अंदर आना। क्या तुम्हारे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया? यहाँ बहुत सारे पत्थर के बंदर हैं। हम कैसे अहंकार से अंदर आ सकते हैं? फेंग जिरो ने चौड़ी आंखों से ये युआन को देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, कृपया अपने बाद दूसरों का मूल्यांकन न करें, ठीक है? मैंने अभी कहा था, आपको काम करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। ये युआन ने फिर से भावुक होकर आह भरी। आप। फेंग जिरो की भौहें खड़ी थीं। इस आदमी ने वास्तव में उसका फिर से उपहास किया। ठीक है, तुम निर्दयी हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि औरतें बहुत अच्छी तरह से द्वेष सहन कर लेती हैं? हम इस बार एक एक करके सारी बातें रिकॉर्ड करेंगे और वापस आने के बाद सबका हिसाब लगाएंगे। लंबी भुजा वाले पत्थर के वानर शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन उनकी एक कमजोरी है, वही ये कि उनके पास रात में देखने की क्षमता लगभग शून्य है। और हमारे पास सांस छिपाने की गोली है। वे हमारी गंध का पता नहीं लगा सकते। इसलिए बस अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करें, फिर हम चुपचाप अंदर घुस जाएंगे।
ये युआन ने समझाया। ये भी काम करता है। फेंग जिरोऊ को ये युआन ने पूरी तरह से हरा दिया। इस आदमी को इतना सब कैसे पता था? किसी ने भी क्रिम्सन समिट रिज पर आने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट भी यहां लंबे समय तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्हें लॉन्गार्म स्टोन एप्स की आदतों को समझने की बात तो दूर रही। ये काम क्यों नहीं कर सकता? ये युआन ने सवाल के साथ जवाब दिया। लेकिन क्या आपने नहीं कहा था कि सांस छिपाने वाली गोली केवल टियर 3 से नीचे के राक्षसी जानवरों के लिए ही प्रभावी है? अगर हम वानर राजा से टकरा गए तो हमें क्या करना चाहिए? फेंग जिरो ने पूछा। मैंने बहुत पहले ही पता लगा लिया था कि अंतहीन जंगल के 1000 मील के दायरे में सबसे ऊंचे स्तर पर केवल टियर 3 राक्षसी जानवर हैं। क्रिम्सन समिट रिज अभी भी 1000 मील के दायरे में है। एक पहाड़ में 2 बाघ नहीं हो सकते। इसलिए इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा टियर 3 वानर राजा है। इतना बड़ा क्रिम्सन समिट रिज, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वानर राजा से सामना करना पड़े। अब जब ये युआन ने ऐसा कहा तो फेंग जिरोऊ को लगा कि वास्तव में कोई ज्यादा खतरा नहीं है। ऐसी खतरनाक दिखने वाली जगह वास्तव में ये युआन तक समतल जमीन पर चलने जितना आसान था। बेशक ये युआन के लिए यह समतल जमीन पर चलने जैसा था। अगर कोई और व्यक्ति होता तो उसे सांस छिपाने वाली गोली को परिष्कृत करने का कोई पता नहीं होता और वह यहां आकर सिर्फ अपना विनाश चाहता। यह आदमी सच में एक राक्षस था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। फेंग जिरोऊ भी एक घमंडी और अभिमानी व्यक्ति थी। वह हमेशा कुछ हद तक समर्पण करने को तैयार नहीं थी। न जाने क्यों वह पहाड़ पर बाद में होने वाली किसी स्थिति का बेसब्री से इंतजार करती थी। तुम्हें अहंकारी बनने को किसने कहा है? ... एक चांदनी रहित अंधेरी रात। हल्की हवा के झोंके से पत्तियां सरसराने लगी और 2 आकृतियां धीरे धीरे क्रिम्सन समिट रिज की ओर बढ़ रही थीं। यद्यपि राक्षसी जानवरों में मनुष्यों की तुलना में अधिक जीवन शक्ति होती है, फिर भी वे अथक नहीं होते। अभी आधी रात थी और ज्यादातर लॉन्ग आर्म स्टोन एप आराम करने के लिए वापस पहाड़ पर चले गए थे। स्वाभाविक रूप से ये दिन जैसा नहीं होगा, क्योंकि उस समय बंदरों की छायाएं बहुत ज्यादा होती हैं। मानव मार्शल कलाकारों की रात्रि दृष्टि क्षमता काफी मजबूत थी। भले ही उनकी रेंज दिन के समय जितनी नहीं थी, न ही वह उतनी स्पष्ट थी, फिर भी एक छोटे दायरे में चीजों को देखना कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा क्षेत्र में वृद्धि के साथ मार्शल कलाकारों के शरीर के प्रति सार ऊर्जा के परिवर्तन भी अधिक हो जाएंगे। मानव मार्शल कलाकारों की रात्रि दृष्टि क्षमताएं तेजी से मजबूत होती जाएंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फेंग जिरोऊ और ये युआन लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों को सतर्क करने के डर से बिना किसी जल्दबाजी के पहाड़ की ओर चले गए। क्रिम्सन समिट रिज बहुत विशाल है। हम क्रिम्सन सोल ग्रास को कहां खोजें? फेंग जिरो ने अचानक अपनी आवाज प्रसारित की और पूछा। शिखर। ये युआन ने केवल 2 शब्द कहे। क्या शिखर? उस वानर राजा के शिखर पर होने की बहुत अधिक संभावना है। फेंग जिरोऊ ने लगभग आवाज लगाई। क्या तुम बिना किसी बात के परेशान नहीं हो सकते? इस जगह को क्रिम्सन समिट रिज क्यों कहा जाता है? औषधीय जड़ी बूटी को क्रिम्सन सोल ग्रास क्यों कहा जाता है? कृपया अपना दिमाग लगाओ, ठीक है? ये युआन ने झुंझलाते हुए कहा। इस महिला को हर छोटी छोटी बात पर बवाल मचाने के अलावा कोई काम नहीं था। असभ्य होना सचमुच भयावह था। फेंग जिरो को अभी भी खाली चेहरे पर देखकर ये युआन केवल यह समझा सका, इस जगह को क्रिम्सन समिट रिज कहा जाता है क्योंकि शिखर पर कीचड़ का रंग लाल है। इस तरह की मिट्टी को क्रिम्सन जियांग मिट्टी कहा जाता है, जो उन बहुत कम मिट्टियों में से एक है जो क्रिम्सन सोल ग्रास को जन्म दे सकती है। हालांकि इस क्रिम्सन समिट रिज पर क्रिम्सन जियांग मिट्टी की मात्रा भी बहुत अधिक नहीं है। शिखर पर बस एक छोटा सा टुकड़ा है। इसलिए क्रिम्सन सोल ग्रास प्राप्त करने के लिए हमें शिखर पर जाना होगा। फेंग जिरोऊ को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये युआन तो मानो एक विश्वकोश था। उसे सब कुछ पता था। केवल वही इतने व्यापक और गहन ज्ञान के साथ सार्क्यू क्षेत्र साधना के साथ इस क्रिम्सन शिखर रिज में घुसने का साहस कर सकता है ना? क्या होगा अगर हम शिखर पर वानर राजा से टकरा गए? हमें क्या करना चाहिए? फेंग जिरोऊ, जो कि ये युआन के अधीन थी, अचानक उसकी गति काफी कमजोर हो गई। मुझे कैसे पता चलेगा? अगर हम वाकई उस पार आ गए तो बस सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। जहां तक हम भाग सकते हैं, ये हमारी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। खैर, यह मेरा मामला है, आपको इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप क्यों नहीं रुक जाते? ये युआन ने बहुत गैरजिम्मेदाराना ढंग से कहा। नहीं, मैंने आंटी से आपकी रक्षा करने का वादा किया था। मैं आपको अकेले जोखिम उठाते हुए नहीं देख सकता। फेंग जिरोऊ इस मामले पर बहुत दृढ़ था। हाँ, तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। अगर हम वास्तव में बंदर राजा से मिलते हैं, तो वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन जैसी महान सुंदरी का पीले झरनों के साथ मेरे साथ होना भी एक खूबसूरत बात है। ये युआन ने हंसते हुए कहा। फेंग जिरो को अचानक लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है।
लेकिन शब्द उसके मुंह से पहले ही निकल चुके थे, इसलिए वह उन्हें वापस नहीं लेना चाहती थी। उसने बस ये युआन की तरफ आंखें घुमाए और कहा, बहुत हो गया बकवास, जल्दी से जाओ। लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स को सतर्क करने के डर से दोनों बहुत धीरे धीरे चले। केवल 2 घंटे के बाद वे धीरे धीरे डर के साथ शिखर तक पहुंचे, लेकिन कोई खतरा नहीं था। शिखर एक खुली जगह थी। लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स ने पहले ही इसे साफ कर दिया था। शिखर पर पहुंचने पर वहां कई और रात्रि गश्ती करने वाले लंबे हाथ वाले पत्थर के बंदर थे, और उनके शरीर से निकलने वाली आभा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें से कुछ टियर 2 के लंबे हाथ वाले पत्थर के बंदर भी थे। ऐसा लग रहा था कि वानरराज निश्चित रूप से इस शिखर पर था। इतने सारे लंबी भुजा वाले पत्थर के बंदर, क्या करें? फेंग जिरोऊ ने उत्सुकता से पूछा। ये युआन ने खुले मैदान पर नजर घुमाए और अपनी आवाज में कहा, दूरी पर वह छोटी पहाड़ी देख रहे हो? वहां ऊपर एक गुफा है। अगर मेरा अनुमान सही है तो वह बंदर राजा उस गुफा के अंदर होना चाहिए। पूरे शिखर पर सबसे मोटी क्रिम्सन जियांग मिट्टी वाली जगह उस छोटी पहाड़ी पर है। क्रिम्सन सोल ग्रास वहां होनी चाहिए। आह, क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? अभी हम शिखर पर हैं। जिस क्षण हमें वानर राजा द्वारा खोज लिया जाएगा, तब हमारे पास भागने का मौका भी नहीं होगा। फेंग जिरो ने चिंतित होकर कहा, ये वास्तव में काफी खतरनाक है। लेकिन मुझे भी जाना ही होगा, चाहे ये कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। क्रिम्सन सोल ग्रास के बिना लू एर निश्चित रूप से नहीं जा पाएगा। ये युआन को एक नौकरानी के लिए अपनी जान जोखिम में डालते देख फेंग जिरो भी बहुत प्रभावित हुआ। ऐसा स्नेही और वफादार आदमी सचमुच इस दुनिया में बहुत कम है। आमतौर पर ये युआन ढीठ और तुच्छ व्यक्ति प्रतीत होता था, लेकिन जब बात सचमुच अंतिम समय की आती थी तो वह अत्यधिक विश्वसनीय होता था। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फेंग जिरो ने अपनी घबराहट को दूर रखा और क्रिम्सन सोल ग्रास की कटाई के लिए ये युआन के साथ सहयोग करने का संकल्प लिया। ये युआन ने कुछ देर तक निरीक्षण किया और फिर कहा, क्या आपने ध्यान दिया है कि उस छोटी पहाड़ी के आसपास कोई लंबी भुजा वाला पत्थर का वानर गश्त नहीं कर रहा है? फेंग जिरो ने उस छोटी पहाड़ी की ओर देखा और पाया कि वास्तव में ऐसा ही था। छोटी पहाड़ी के पीछे एक चट्टान है। हम वहां चक्कर लगाएंगे और चट्टान पर चढ़ेंगे। जब तक हम बंदर राजा को नहीं चौंकाएंगे, तब तक हमारे बच निकलने की संभावना अभी भी बहुत अधिक है, ये युआन ने कहा। क्या ये काम कर सकता है? अगर हम चट्टान से चढ़ रहे हैं तो हमें उस गुफा से होकर गुजरना होगा। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। इस समय हम केवल अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और इसे आजमा सकते हैं। जल्द ही दिन निकल जाएगा। एक बार सुबह हो जाने पर हमारे पास और भी कम मौके होंगे। ये युआन ने अपना मन बना लिया। फेंग जिरोऊ ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। बाद में तुम जाकर क्रिम्सन सोल ग्रास ढूंढना। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 134। अलविदा ये युआन। बेजोड़ औषधि देवता C134। अलविदा ये युआन। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 134। अलविदा ये युआन। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ये युआन और फेंग जिरो ने रात्रि गश्त करने वाले लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों से बचते हुए चट्टान क्षेत्र की ओर चक्कर लगाया। ये चट्टान जमीन से लगभग सीधी खड़ी थी। चट्टान के शीर्ष से लेकर उस स्थान तक की दूरी जहां वह और ये युआन खड़े थे, पूरे 1000 फीट ऊंची थी। ये युआन, ये चट्टान बहुत ऊंची है। क्या तुम इसे पार कर सकते हो? फेंग जिरो ने चिंतित होकर ये युआन से पूछा। ऊंचाई पर चढ़ना समतल जमीन पर हरकत करने की तकनीक का इस्तेमाल करने से बिल्कुल अलग था। जब कोई ऊंचाई पर चढ़ रहा होता था तो उसे धरती से गुरुत्वाकर्षण को हटाना पड़ता था। हरकत करने की तकनीक का इस्तेमाल करना मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा बोझ था। आखिरकार भले ही वे क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल्म के मार्शल कलाकार ही क्यों न हो, वे भी आसमान में नहीं उड़ सकते थे। स्पिरिट कंडेंसेशन रियल मार्शल आर्टिस्ट्स के पास अभी भी बढ़त थी, लेकिन एसेंस क्यू रियल मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए 1000 फीट ऊंची चट्टान पर चढ़ना व्यावहारिक रूप से असंभव था। सबसे पहले एसेंस क्यू रियल मार्शल आर्टिस्ट की सार ऊर्जा 1000 फीट की दूरी की खपत को सहन नहीं कर सकती थी। दूसरे, टियर एक मूवमेंट तकनीक मार्शल आर्टिस्ट को 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करने के लिए अपर्याप्त थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कर सकते हो? ये प्रश्न चिन्ह हटा दो। बेशक मैं कर सकता हूं, ये युआन ने बिना किसी परवाह के कहा। लेकिन चट्टान की चोटी हमसे पूरे 1000 फीट दूर है। क्या ये सिर्फ 1000 फीट नहीं है? आप पहले जाए, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मैं पीछे आऊंगा। हम पहले से ही यहाँ हैं। मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन को नीचे घसीटता नहीं रह सकता, ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। चाहे ये युआन ने जो भी कहा हो, ऐसा लग रहा था कि वह प्रभावशाली दिखने के लिए अपनी क्षमता से परे जा रहा था।
अगर वह आधे रास्ते पर चढ़ता और गिर जाता क्योंकि उसकी सार ऊर्जा उसे सहारा देने में असमर्थ थी, तो यह मजेदार नहीं होगा। ये चट्टान जमीन से पूरे 1000 फीट दूर थी। एक भी गलत कदम और उसकी जान जाने की गारंटी थी। वास्तव में कोई समस्या नहीं है? फेंग जिरोऊ ने संदेह से पूछा। बेशक कोई समस्या नहीं है। मैंने पहले कब सीनियर अप्रेंटिस बहन को निराश किया है? ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। फेंग जिरो ने इस बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था कि ये युआन वाकई एक सनकी था और ऐसा लग रहा था कि इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो वह न कर सका हो। शायद वह वाकई कुछ कर सकता था। ठीक है, तो फिर मैं पहले कदम उठाऊंगा। फेंग जिरोऊ ने सिर हिलाया और वह हल्के से दबे पांव चट्टान पर कूद पड़ी। फेंग जिरोऊ का शरीर निगल की तरह हल्का था। वह खड़ी खाई जो पहुंच से परे लग रही थी, उसके लिए समतल जमीन पर चलने के समान थी। उसकी हरकत तकनीक उच्च श्रेणी की टियर 2 मार्शल तकनीक स्पिरिचुअल स्वेलो डांस थी। यह मूल रूप से अपनी हल्की, सुंदर हरकत और गति के लिए प्रसिद्ध थी। यह इस चट्टान पर चढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त थी। वह या तो दबे पांव चल रही थी या कभी कभी अपनी तलवार की म्यान को चट्टान पर हल्के से थपथपा रही थी। उसका पूरा शरीर बहुत तेजी से चट्टान पर चढ़ गया और पलक झपकते ही वह 200 फीट से अधिक की दूरी पार कर गई। हालांकि फेंग जिरोऊ जितनी ऊंचाई पर चढ़ती गई, उसका दिल उतना ही नीचे गिरता गया, क्योंकि वह ये युआन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रही थी। फेंग जिरोऊ को अपने नीचे से एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। क्या ये युआन अभी तक नहीं हिला, या वह पहले ही गिर चुका था? फेंग जिरो वास्तव में अपना सिर नीचे झुकाकर देखना चाहती थी कि ये युआन वहां है या नहीं, लेकिन चट्टान पर चढ़ना भी उसके लिए आसान काम नहीं था। उसके पास झुककर ये युआन को देखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा कैसे हो सकती थी? अगर ये युआन अभी भी नहीं हिला था, तो क्या ये हो सकता है कि वह जानबूझकर उसके साथ खेल रहा था? असंभव। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि ये युआन इस हद तक ऊब जाए। क्या वह पहले ही गिर गया था, लेकिन बिना कोई आवाज किए? जितनी ज्यादा उसकी कल्पनाएं बेकाबू होती गईं, उतनी ही ज्यादा फेंग जिरो चिंतित होती गई। उसकी हरकतें भी कुछ हद तक अनियमित हो गईं। स्किड पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब फेंग जिरो बेचैन थी तो उसके पैर फिसल गए और उसने सहारा नहीं दिया। पलक झपकते ही फेंग जिरो का आकार तेजी से गिर गया। सावधान, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। तभी फेंग जिरो को अचानक ये युआन की आवाज का संदेश मिला। यह पता चला कि ये युआन वास्तव में पूरे समय उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन इस समय फेंग जिरो के पास ताकत पाने के लिए कोई जगह नहीं थी, जब तक कि वह अपनी तलवार का इस्तेमाल चट्टान पर वार करने के लिए न कर ले। लेकिन इस तरह से तलवार और चट्टान के टकराने से कान फाड़ देने वाली आवाज जरूर निकलेगी। लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों से भरा पूरा पहाड़ घबरा जाएगा। यदि वे चट्टान पर चढ़ भी जाएं तो भी वे मृत्यु से बच नहीं पाएंगे। इसलिए एक पल में फेंग जिरो ने खुद को बचाने की कोशिश छोड़ दी और खुद को चट्टान से नीचे गिरने दिया। उसने मरने से पहले ये युआन को देखने का फैसला किया। उसके मरने के बाद शायद कोई भी उसके साथ लगातार झगड़ा नहीं करेगा, है ना? हालांकि वह ये युआन को देखने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि जब वह लगभग 20 फीट नीचे फिसली थी, तो उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे एक हथेली हल्के से सहारा दे रही है। यह वह सहारा था जिसने उसके शरीर को एक बार फिर से सही रास्ते पर आने में मदद की। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, आप पहले ऊपर जाएं। मैं उसके ठीक बाद आऊंगा। लगभग उसी समय ये युआन ने अपनी आवाज भेजी। फेंग जिरो जानती थी कि यह ये युआन ही था जो उसे बचा रहा था। लेकिन इतनी बड़ी चोट लगने के बाद भी क्या ये युआन बच सकता था? वह ये युआन के तेजी से नीचे उतरने पर तेज हवा की आवाज भी सुन सकती थी। न जाने क्यों फेंग जिरो को अचानक रोने का मन हुआ। फिर भी वह जानती थी कि वह इस मौके को बर्बाद नहीं कर सकती। ये युआन ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह सौदा किया। इसलिए उसके पैर की उंगलियां नीचे की ओर झुकी, आध्यात्मिक निगल नृत्य को अंजाम देने के लिए गति का उपयोग करते हुए, और तेजी से चट्टान की ओर बढ़ गई। फेंग जिरो ने बलपूर्वक अपने सिर में सभी विचारों को भगा दिया और अपना ध्यान चट्टान पर चढ़ने पर केंद्रित कर दिया। फेंग जिरो, जिसने अपने विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया था, के लिए इस 1000 फीट ऊंची खड़ी चट्टान पर चढ़ना कोई कठिन बात नहीं थी। कुछ ही देर में फेंग जिरो ने चट्टान की चोटी देखी। उसके पैर का अंगूठा चट्टान पर आखिरी बार टकराया और उसका पूरा शरीर एक निगल की तरह चट्टान पर उड़ गया। लेकिन इस समय फेंग जिरो को चट्टान पर विजय प्राप्त करने की जरा सी भी खुशी नहीं थी। वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके दिल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चाकू घुस रहा हो। फेंग जिरो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही ये युआन को मरवाया। सूंघो सूंघो, फेंग जिरो ने हल्के से सिसकते हुए कहा, लेकिन कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया क्योंकि वह वहां ऐंठन महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले और हवा के साथ चट्टान से नीचे बहने लगे। फेंग जिरो, जिसे मर जाना चाहिए था वह तुम थे। तुम अभी भी जीवित क्यों हो, लेकिन ये युआन मर चुका है।
फेंग झिरो, तुम ये युआन के साथ सामान्य रूप से अच्छे क्यों नहीं हो सकते थे? उसने स्पष्ट रूप से तुम्हारी बहुत मदद की है, लेकिन तुम अपना अभिमान त्याग कर धन्यवाद क्यों नहीं कह सकते? ये युआन, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। फेंग झिरो अपने दिल में खुद को दोषी मानती रही, लेकिन वह जानती थी कि ये युआन कभी यह नहीं सुनेगा। हालांकि ये युआन की आवाज ने पहले ही बता दिया था कि वह तुरंत ही उसका पीछा करेगा, लेकिन फेंग झिरो को पता था कि ये युआन ने निश्चित रूप से उसे सांत्वना देने के लिए ही ऐसा कहा था। चट्टान से नीचे गिरने के प्रभाव के तहत ये युआन के लिए बचने की कोई संभावना नहीं थी। यहां तक कि उसके चौथे स्तर की आत्मा संक्षेपण क्षेत्र की ताकत और उच्च श्रेणी के टियर 2 आंदोलन तकनीक के साथ भी उन परिस्थितियों में जीवित रहना असंभव था। ये युआन की तो बात ही छोड़िए, जो अभी भी 9वें स्तर के सार्क्यूई क्षेत्र में ही थी। फेंग झिरो को पता था कि ये युआन की इंस्टेंट फ्लैश पहले से ही बहुत गहरे स्तर तक प्रशिक्षित थी, लेकिन आखिरकार वह अभी भी एक टियर 1 मूवमेंट तकनीक थी। इतनी बड़ी प्रभाव शक्ति को नकारना कैसे संभव था? मुझे माफ कर दो, ये युआन। मैं नहीं मरूंगा। मैं तुम्हारी मरने की इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ। मैं क्रिम्सन सोल ग्रास और दूसरी जड़ी बूटियां ढूंढने जा रहा हूँ। मैं किन राज्य में वापस जाऊंगा और लू एर को एसेंस यांग पिल को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए लॉर्ड वू दाओफेग से अनुरोध करूंगा। अगर लॉर्ड वू दाओफेग इसे परिष्कृत नहीं कर पाते हैं, तो मैं और भी ज्यादा अद्भुत कीमियागरों की तलाश में बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं लू एर को जीवित रखने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। फेंग झिरो ने मन ही मन कसम खाई। बात समाप्त करते हुए फेंग झिरो ने बलपूर्वक अपनी आत्मा को जगाया और खड़ी हो गई, और क्रिम्सन सोल ग्रास की तलाश करने के लिए तैयार हो गई। फेंग झिरो ने काली चट्टान को देखा और उसके आंसू एक बार फिर अनियंत्रित रूप से बहने लगे। अलविदा, ये युआन। अपने दिल में ये कहते हुए फेंग झिरो मुड़ी और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी अचानक फेंग झिरो को चट्टान के नीचे से तेज हवा की आवाजें आती हुई सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज हिल रही है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 135 खोजा गया। बेजोड़ औषधि देवता C135 खोज लिया गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 135 खोजा गया। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। नहीं, ये कैसे संभव है? क्या ये भ्रम हो सकता है? फेंग झिरो को लगा कि उसने बस एक अस्पष्ट ध्वनि सुनी है। यह एक मतिभ्रम होना चाहिए, क्योंकि ये युआन के बचने की संभावना वास्तव में बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन अगर यह भ्रम है, तो आवाज तेज क्यों हो रही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? जैसे ही फेंग झिरो पूरी तरह से चकित था, एक आकृति घने काले चट्टान से ऊपर आई। वह आकृति देखकर फेंग झिरो दंग रह गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वह ठीक है। वह वास्तव में ठीक है। फेंग झिरो ने अपने दिल में चिल्लाया। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, मैं। ये युआन ने अपनी आवाज में कुछ शब्द कहे, इससे पहले कि वह देखता कि एक हल्के नीले रंग का पिंड उस पर झपट पड़ा और उसे गले लगा लिया। वह हल्की सुगंध उसकी नाक में घुस गई, जिसने अनायास ही ये युआन के दिमाग को हिला दिया। ये युआन, तुम वाकई ठीक हो। बहुत बढ़िया। ये वाकई बहुत बढ़िया है। फेंग झिरो ने चुपचाप अपने आंसू बहाते हुए कहा। किसी सुंदरी को अपने आलिंगन में लेने की यह अनुभूति सचमुच ऐसी चीज थी जिसकी सभी पुरुष कामना करते हैं। हालांकि ये स्नेह में डूब जाने का समय नहीं था। उन्हें जल्दी से क्रिम्सन सोल ग्रास की तलाश करनी थी। फेंग झिरो ने भी उसकी बेचैनी को साफ तौर पर देखा और जल्दी से ये युआन को छोड़ दिया। उसने अपने सालों के कोने से आंसू पोंछे और कहा, तुम गलत मत समझो। मैंने सोचा कि तुम मुझे बचाने की वजह से मर गए। इसलिए मैं ऐसी थी। ये युआन दंग रह गया और तुरंत मुस्कुराने लगा। अभी क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, मैं थक गया हूँ। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर क्रिम्सन सोल ग्रास को खोजने चलते हैं। इस समय ये युआन की हालत ठीक नहीं थी। उसकी सार ऊर्जा लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। यदि ये तथ्य न होता कि उसकी सार ऊर्जा की मोटाई उसी श्रेणी के लोगों से कहीं अधिक थी, तो सबसे अधिक संभावना ये होती कि वह जलकर मर जाता। दोनों का खर्च मामूली नहीं था। दोनों ने एक एक दवा की गोली खाए और कुछ समय तक खुद को संभाले रखा, फिर कुछ ताकत हासिल की। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, खोने का कोई समय नहीं है। चलो जल्दी करो और क्रिम्सन सोल ग्रास की तलाश करो। हाँ, चलो चलें। समापन पर दोनों जोड़ी एक दूसरे के बगल में उतरी। रास्ते में फेंग झिरो अपेक्षाकृत शांत था, जो सामान्य से काफी अलग था। ये युआन, तुम यहाँ कैसे आए? मेरा यह मतलब नहीं था। मैं। फिर भी फेंग झिरो ने ही सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाई। सिवाय इसके कि प्रश्न पूछते समय उसका रवैया सामान्य से बिल्कुल अलग था, बल्कि एक छोटी पत्नी जैसा था।
ये युआन जानता था कि फेंग जिरो अभी भी असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन का यह मतलब नहीं था। लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन कैसे लड़खड़ा गई। फेंग जिरो का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी से कहा, वास्तव में मैंने सोचा था कि तुम तालमेल नहीं रख पाओगे, इसलिए। ये युआन को यह एहसास फेंग जिरो की बात सुनने के बाद ही हुआ। तो उसने वास्तव में ऐसी गलती की क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित थी। शुरू में तो उसे भी यह अजीब लगा। फेंग जिरो के बेस के साथ ऐसी गलती करना असंभव होना चाहिए था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये युआन के दिल को छू गया। अतीत में फेंग जिरो के प्रति उसकी बुरी धारणा भी काफी हद तक खत्म हो गई। हुर तो सीनियर अप्रेंटिस बहन ने सोचा कि मैं गिर गया। सीनियर अप्रेंटिस बहन मुझे बहुत नीची नजर से देखती है। यह मेरा इरादा नहीं है। ये बस एंड सीनियर अप्रेंटिस बहन ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। मेरे गुरु इतने अद्भुत हैं, मेरे लिए कुछ प्रभावशाली चाल तकनीकें न छोड़ना कैसे संभव हो सकता है। जब मैं लिन तियानचेन के साथ युद्ध कर रहा था, तो मैं पहले से ही महसूस कर सकता था कि इंस्टेंट फ्लैश की कमी थी। 9वें स्तर के सार क्यूई दायरे को तोड़ने के बाद, मेरी सार ऊर्जा पहले से ही टियर 2 मार्शल आर्ट की खेती करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे स्वाभाविक रूप से इस कमजोरी को पूरा करना होगा, ये युआन ने समझाया। फेंग जिरो को अचानक से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यही मामला है। मैंने तुम्हें पहले कभी अन्य हरकत तकनीकों का उपयोग करते नहीं देखा, इसलिए। हाँ, मैं समझ गया। धन्यवाद, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। ये धन्यवाद ये युआन की ओर से ईमानदारी से आया। हालांकि फेंग जिरो की गलती ने ये युआन को काफी परेशानी दी और यहां तक कि उसकी जान भी चली गई, लेकिन यह उसके प्रति चिंता से उत्पन्न हुआ था। वास्तव में, ये युआन ने जो नई मूवमेंट तकनीक विकसित की थी, वह टियर 2 मूवमेंट मार्शल तकनीक नहीं थी। ये युआन के पास वास्तव में इतनी कम ग्रेड मूवमेंट मार्शल तकनीक नहीं थी। हालांकि, उसकी सार ऊर्जा मुश्किल से टियर 2 मार्शल तकनीकों को विकसित करने के लिए स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। ये युआन को स्वाभाविक रूप से अपनी कमजोर चालन तकनीक की भरपाई करनी थी। उन्होंने जिस मूवमेंट तकनीक की खेती की उसका नाम स्पिरिट वर्ल्ड शैटरिंग स्पेस था। इस मूवमेंट तकनीक का कोई खास स्तर नहीं था, क्योंकि इसे बाद के लोगों में लगातार विकसित किया जा सकता था। आत्मा संघनन क्षेत्र में, कोई भी आत्मा शून्य विखंडन स्थान के पहले स्तर की साधना कर सकता है। ये युआन की सार ऊर्जा की मोटाई पहले से ही आधे चरण आत्मा संघनन क्षेत्र से नीचे नहीं थी, हालांकि इस सीमा तक पहुंचने के लिए मुश्किल से पर्याप्त थी। यद्यपि ये युआन ने जिस कौशल का इतनी समझदारी से चयन किया था वह केवल प्रथम स्तर का था, फिर भी उसकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। भले ही यह सिर्फ प्रवेश चरण था, फिर भी ये युआन के लिए फेंग जिरो के साथ बने रहना कोई समस्या नहीं थी। असल में, ये युआन अभी फेंग जिरो के समान ही गति बनाए हुए था, न बहुत तेज न बहुत धीमी। इसलिए फेंग जिरो उसकी उपस्थिति को भांप नहीं सका। सिवाय इसके कि ये युआन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि फेंग जिरो वास्तव में इस वजह से गलत समझेगा और लगभग फिसलकर चट्टान से नीचे गिर जाएगा। दोनों ने दूर से ही उस गुफा को नजरअंदाज कर दिया और ऊपर से नीचे तक क्रिम्सन सोल ग्रास के निशानों की खोज की। रात में दृष्टि की सीमा बहुत सीमित होने के कारण जोड़े ने बहुत सावधानी से खोज की। लेकिन लंबे समय तक खोज करने के बाद भी उन्हें क्रिम्सन सोल ग्रास का कोई निशान नहीं मिला। दोनों ने करीब 2 घंटे बिताए और पूरी पहाड़ी की खोज की, लेकिन फिर भी उन्हें क्रिम्सन सोल ग्रास नहीं मिला। ये युआन, क्या आपको लगता है कि क्रिम्सन सोल ग्रास है? फेंग जिरो ने उस गुफा की ओर देखते हुए अपनी आवाज प्रसारित की। अभी तक केवल उस क्षेत्र की खोज नहीं की गई है जहां गुफा स्थित थी। यदि इस पहाड़ी की चोटी पर क्रिम्सन सोल ग्रास होते, तो ये केवल वहां ही हो सकता था। और अब भोर होने वाली थी। अगर वे अभी भी क्रिम्सन सोल ग्रास नहीं ढूंढ पाए, तो दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ये युआन ने आह भरते हुए कहा, 80% संभावना है कि यह उसी क्षेत्र में हो। लगता है कि हमें अंततः वहां जाना ही होगा। यहां मेरा इंतजार करो, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। फेंग जिरो कैसे मान सकती थी? उसने जिद करते हुए कहा, नहीं। अगर तुम जाना चाहती हो, तो हम साथ चलेंगे। मैंने आंटी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें अकेले जोखिम उठाने कैसे दे सकती हूँ? ये युआन उसे मना नहीं सका, इसलिए वह केवल इतना कह सका, ठीक है। लेकिन जब भी कोई स्थिति आए, तुरंत भाग जाओ। फेंग जिरो ने सिर हिलाया और धीरे धीरे गुफा के आसपास की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे वे दोनों धीरे धीरे गुफा के करीब पहुंचे, उन्हें गुफा के अंदर से एक शक्तिशाली आभा का प्रवाह महसूस हुआ। जल्दी से देखो, ये युआन। क्या ये क्रिम्सन सोल ग्रास नहीं है? फेंग जिरो को अचानक कुछ पता चला और उसने जल्दी से ये युआन को खींच लिया। ये युआन ने उस ओर देखा जहां फेंग जिरो इशारा कर रहा था, और जैसा कि अपेक्षित था, उसने लाल रंग की, दांतेदार किनारों वाली छोटी घास के कई डंठल देखे। अगर वह क्रिम्सन सोल ग्रास नहीं थी, तो वह क्या थी?
कई कठिनाइयों से गुजरने और क्रिम्सन सोल ग्रास को खोजने के बाद यहां तक कि ये युवान अपने दिल जैसे शांत जल के साथ भी अभी काफी उत्साहित था। यद्यपि उन्होंने क्रिम्सन समिट रिज के लिए बहुत सारी चीजें बड़ी मेहनत से तैयार की थी, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा जोखिम भी उठाया था। चाहे ये युवान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल एक एसेंस क्यूई रियल मार्शल आर्टिस्ट था। स्वाभाविक रूप से टियर 2 राक्षसी जानवरों और यहां तक कि टियर 3 राक्षसी जानवरों के जोड़े का सामना करते समय उसने जो जोखिम उठाए, उनका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये युवान ने गहरी सांस ली और फैंग जिरो से कहा, मैं जाकर क्रिम्सन सोल ग्रास के उन डंठलों को ले आऊंगा। मेरा काम पूरा होने के बाद हम इस जगह को पूरी गति से छोड़ देंगे। समापन पर, ये युवान ने अपने प्रथम स्तर के स्पिरिट वॉर्ड शैटरिंग स्पेस को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया तथा क्रिम्सन सोल ग्रास की ओर टिमटिमाती हुई एक प्रतिबिंब में परिवर्तित हो गया। चीखें, चीखें, तभी कई बंदरों की चीखें सुनाई दी। ये युवान और फैंग जिरो का रंग एक ही समय में काफी बदल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 136 रहस्यमय आदमी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL बेजोड़ औषधि देवता C136 रहस्यमय आदमी बिटकॉइन बैंक। अब 15 मिनट तक करें ये काम और प्रतिदिन कमाए 2,92,000 रुपए। 190 गुना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 136 रहस्यमय आदमी। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। कई बंदरों की चीखों के बाद ये युवान के दिल में अत्यधिक खतरे की भावना उमड़ पड़ी। खतरे की इस भावना से ये युवान के सिर में झुंझुनी होने लगी। वह जानता था कि यदि वह एक और कदम आगे बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से विपत्ति आ जाएगी। अगले ही पल ये युवान पहले से भी अधिक तेजी से पीछे हट गया। जाओ वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। ये युवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हटने का फैसला किया। वह एक टियर 3 राक्षसी जानवर था। वह सिर्फ एक बार में उन दोनों को खत्म कर सकता था। फैंग जिरो को भी स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। ये युवान की चेतावनी का इंतजार किए बिना उसने अपना स्पिरिट स्वेलो डांस दिखाया और आश्चर्यजनक गति से पहाड़ से नीचे उतर गई। फैंग जिरो और ये युवान एक आगे और दूसरा पीछे तेजी से पहाड़ से नीचे की ओर भागे। फिर भी ये प्रक्रिया कुछ ही सांसों तक चली और फिर दोनों आकृतियां अचानक रुक गईं। सावधान वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन। ये युवान चिंतित होकर चिल्लाया। लगभग उसी क्षण ये युवान चिल्लाया, एक व्यक्ति से भी अधिक लंबी सफेद आकृति तिरछे ढंग से बाहर निकली और वास्तव में सबसे पहले पहुंची, हालांकि वह बाद में आगे बढ़ी और एक झटके में फैंग जिरो को पकड़ लिया। इस आभा का सामना करते हुए, जो अत्यंत शक्तिशाली थी, फैंग जिरो का चेहरा पीला पड़ गया। वह कैसे विरोध कर सकती थी? वह तुरंत विस्फोटक तरीके से पीछे हट गई। हालांकि उस सफेद आकृति की तुलना में फैंग जिरो की गति बहुत धीमी थी। धुंधलेपन में फैंग जिरो ने एक विशाल वानर के पंजे को अपनी ओर आते देखा। घबराकर फैंग जिरो ने अपनी तलवार से अचानक वार करने के लिए अपना हाथ उठाया और फिर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये टियर 3 राक्षसी जानवर बहुत शक्तिशाली था। वह उसका सामना नहीं कर सकती थी। ये खत्म हो गया। ये फैंग जिरो का अंतिम विचार था। स्वूश। तलवार की 9 धारियां फैंग जिरो को छूती हुई आगे बढ़ी और बगल से हमला किया। वे अलग अलग जगहों से एकत्र हुए और उस लंबी भुजा वाले पत्थर के बंदर के पेट के निचले हिस्से पर हमला किया। ये युवान ने तुरंत 9 तलवारों का रुख अपनाया। ये पिछली बार के अव्यवस्थित हमले से अलग था। इस बार तलवार की किरणों की 9 धारियां आखिरकार एक साथ मिल गईं। तलवार की किरणों पर ये युवान का नियंत्रण एक बार फिर दूसरे स्तर पर पहुंच गया। ये भी हताशा के क्षण में ये युवान का असाधारण प्रदर्शन था। अगर वह सचमुच एक और बार तलवार चलाता तो शायद वह ऐसा नहीं कर पाता। 9 तलवार मुद्रा की 9 प्रतिछवियां प्रेत नहीं थी, बल्कि भौतिक शरीर थे। एजियो डिपर फ्लोटिंग जीरो स्वॉर्ड आर्ट का ये पहला रुख था। ये युवान ने 2 प्रकार की तलवार की शक्तियों को इकट्ठा किया और फॉलिंग फ्लावर फ्लोटिंग जीरो स्वॉर्ड की अत्यधिक गति आंदोलनों से आगे विकसित हुआ। हर एक हमले की जिम्मेदारी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ली थी। सिवाय इसके कि तात्कालिक गति बहुत तीव्र थी, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे इसे 9 अलग अलग स्थानों से छोड़ा गया हो। 9 तलवारें एक में विलीन हो गईं। आक्रमण शक्ति स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से दुर्जय होगी, लेकिन ये टियर 3 एप्किन को घायल करने के लिए अपर्याप्त होना चाहिए। हालांकि उस वानर राजा ने वास्तव में तलवार की किरणों से बचने का विकल्प चुना। तलवार की 9 किरणों के एक हो जाने के बाद एक तेज आवाज के साथ वह उस मूल पथ पर चली गई जिस पर से वह उड़ी थी और दुनिया में लुप्त हो गई। इसका वर्णन करने में समय लगा, लेकिन वास्तव में ये सब एक क्षण में घटित हो गया।
ये युआन की विस्फोटक वापसी से लेकर दोनों की उन्मत्त उड़ान और वानर राजा द्वारा फेंग जिरोऊ पर हमला और फिर ये युआन द्वारा वानर राजा को घेरकर फेंग जिरोऊ को बचाना, ये सब कुछ समय की कुछ छोटी सांसों की बात थी। इस समय वह वानर राजा फेंग जिरो से कई दर्जन फीट दूर खड़ा था। ये युआन भी फेंग जिरो से कई दर्जन फीट दूर खड़ा था, जबकि फेंग जिरो ने अपनी आंखें बंद करके वानर राजा के पंजे के वार का इंतजार किया। दो मनुष्य और एक पशु वास्तव में गतिरोध में प्रवेश कर गए। क्या हुआ? ये युआन, क्या तुमने मुझे बचाया? फेंग जिरोऊ ने अपने आश्चर्य से उबरते हुए ये युआन को घूरते हुए झिझकते हुए पूछा। ये युआन ने उसकी परवाह नहीं की और दूर से वानर राजा को घूरता रहा। टियर 3 एप किंग बहुत भयानक था। यह उन दोनों को लगभग तुरंत मार सकता था। अभी ये युआन फेंग जिरो को बचा सकता था क्योंकि विशेष परिस्थितियों के कारण वह एक असंभव कार्य पूरा कर सकता था। वानर राजा को लगा कि फेंग जिरो की ताकत थोड़ी अधिक थी और उसमें अधिक खतरा था, इसलिए उसने तुरंत उस पर एक आश्चर्यजनक हमला करने का फैसला किया। और ये युआन फेंग जिरो से कुछ दूरी पर था। वानर राजा संभवतः उन दोनों पर एक ही समय में हमला नहीं कर सकता था, जिससे ये युआन को बिना किसी हड़बड़ी के हमला करने का मौका मिल गया। वानर राजा ने दूरी बनाए रखने का फैसला इसलिए किया क्योंकि जिस जगह पर ये युआन ने हमला किया था, वह लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स की कमजोरी थी। इस बार ये युआन का हमला बेहद सटीक था। यदि वानर राजा ने बलपूर्वक ये रुख अपनाया होता, तो संभवतः वह अभी ही बुरी तरह घायल हो चुका होता। अन्यथा ये युआन की साधना के साथ, चाहे हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वानर राजा को बड़ी चोट पहुंचाना असंभव होगा। लेकिन हकीकत में अगर वानर राजा ने घायल होने के जोखिम पर हमला किया होता, तो फेंग जिरोऊ पहले से ही एक बर्फ सी ठंडी लाश बन चुका होता। जहां तक ये युआन के आश्चर्यजनक हमले के सफल होने का सवाल है, तो इसका कारण ये था कि बंदर राजा ने उन दोनों को बहुत कम आंका था, जिसके कारण उसकी कमजोरी सामने आ गई। यदि वानर राजा ने एक बार फिर हमला किया, तो ये युआन और फेंग जिरोऊ बिना किसी सवाल के मर जाएंगे। इसलिए ये युआन ने इस पूरे समय अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की और अपना पूरा ध्यान वानर राजा पर केंद्रित रखा। उस वानर राजा ने भी स्पष्ट रूप से यह नहीं सोचा था कि एक छोटा सा सारक्यू क्षेत्र मार्शल कलाकार वास्तव में चौथे स्तर की आत्मा संक्षेपण क्षेत्र की महिला से भी अधिक खतरनाक होगा। एक हमले के बाद वानर राजा ने अनायास ही ये युआन को आंक लिया। बंदर ने बिना कोई भावना दर्शाए ये युआन को घूर कर देखा। ये युआन को उसे अनदेखा करते देख फेंग जिरोऊ ने भी इस समय जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। वह उन दोनों के बीच फंस गई और पूरी तरह से असहज महसूस कर रही थी। हालांकि चाहे वह कितनी भी मूर्ख क्यों न हो, वह ये भी जानती थी कि उसकी जान अभी अभी छीन ली गई है। चाहे उसने जो भी सोचा हो, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये युआन, एक एसेंस क्यू रियल मार्शल आर्टिस्ट, वास्तव में क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल मैप किंग को धमकी दे सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह तो अकल्पनीय था। अभी वह कुछ हद तक घबराई हुई थी और कोई प्रभावी हमला नहीं कर पाए। लेकिन अगर वह पूरी ताकत लगा देती, तो भी नतीजा ये होता कि बंदर राजा के एक ही थप्पड़ से उसकी मौत हो जाती। इस मुद्दे पर वह बिल्कुल स्पष्ट थी। उसी क्षण वानर राजा की शक्ति ने उसका दम घोंट दिया। लेकिन ये युआन वास्तव में उसे वानर राजा के हाथों से बचा सकता था। समय की कुछ सांसें ही बीती थी, लेकिन फेंग जिरोऊ को ऐसा लगा जैसे कई वर्ष बीत गए हो। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। बंदर राजा की हर सांस से उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। फेंग जिरोऊ ने ये युआन के रूप को ऐसे देखा जैसे वह किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो और समझ गया कि पहले वाला परिदृश्य शायद दोबारा घटित होने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन उसे क्या करना चाहिए? जैसे ही फेंग जिरो अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी, वानर राजा ने एक बार फिर चाल चली। लेकिन ये युआन हिला नहीं। जैसे ही वानर राजा आगे बढ़ा, ये युआन के मुंह से कई अजीबोगरीब आवाजें निकली। फेंग जिरो को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि वह क्या बात कर रहा था। ये युआन क्या कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वानर राजा से बात करना चाहता था? लेकिन वानर राजा ये युआन की बातें कैसे समझ सकता था? किन राज्य की राजकुमारी के रूप में फेंग जिरो को अनुभवी और जानकार माना जा सकता था? हालांकि उसने कभी नहीं सुना था कि मनुष्य राक्षसी जानवरों के साथ संवाद करने में सक्षम हो सकते हैं। राक्षसी जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां थीं, इतनी कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। राक्षसी जानवरों की हर प्रजाति की भाषा एक जैसी नहीं थी। मनुष्य उसे कैसे समझ सकते थे? हालांकि जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर क्या ये युआन इस तरह के निरर्थक कार्य करेगा? फेंग जिरो की नजर अनायास ही वानर राजा की ओर मुड़ गई और वह अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं सकी। वानर राज जो पहले से ही आक्रमण करने के लिए तैयार था, उसने वास्तव में अपना आक्रमण रोक दिया। यह बहुत ही चमत्कारी था। एक मनुष्य वास्तव में राक्षसी जानवरों के साथ संवाद कर सकता है। फेंग जिरो ने पाया कि जितना अधिक वह ये युआन के साथ बातचीत करती थी, उतना ही अधिक उसे महसूस होता था कि ये युआन में और अधिक रहस्य छिपे हुए थे।
क्या ये युवान जो सिर्फ 15 साल का था, उसे वास्तव में उसके तथाकथित गुरु ने पढ़ाया था? कितना रहस्यमय आदमी है। प्रायोजित सामग्री। असाध्य दर्द को दूर करने वाला खास फॉर्मूला। कोलकाता की 19 वर्षीय युवती ने बताया कि वह प्रतिदिन 2,90,000 रुपए कैसे कमाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 137 दानव क्रिस्टल गोली। बेजोड़ औषधि देवता C137 दानव क्रिस्टल गोली। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 137 दानव क्रिस्टल गोली। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। बंदर राजा को अपनी हरकत बंद करते देख ये युवान ने भी राहत की सांस ली। उसका पूरा शरीर ढहने जैसा महसूस हो रहा था। यद्यपि उसने पूरे समय बलपूर्वक अपने संयम का दिखावा किया था, लेकिन टियर 3 राक्षसी जानवर की आभा से उत्पन्न दबाव कोई मजाक नहीं था। ये वानर राजा सुयुबाई की तरह कोई आधा अधूरा क्रिस्टल गठन क्षेत्र नहीं था, बल्कि एक वास्तविक टियर 3 राक्षसी जानवर था। एक मानव क्रिस्टल गठन क्षेत्र के बराबर अस्तित्व। चाहे ये युवान कितना भी राक्षसी क्यों न हो, 2 प्रमुख क्षेत्रों को पार करना और अपने प्रतिद्वंद्वी को हराना असंभव था। ये पहले से ही बहुत ही अविश्वसनीय था कि एक एसेंस क्यूरियल मार्शल कलाकार का हमला एक टियर 3 राक्षसी जानवर को धमकी देने में सक्षम था। अभी अभी जो बकवास उसने कही थी, वह ये युवान का आखिरी तुरुप का पत्ता था। अगर इस तुरुप के पत्ते का भी कोई असर नहीं हुआ, तो वह सचमुच यहीं मर जाएगा। लेकिन सौभाग्य से, ये युवान के ये शब्द किसी बंदर के लिए वीणा नहीं बजा रहे थे। इस बंदर राजा ने वास्तव में समझ लिया था। ये युवान ने जो कहा वह सार्वभौमिक पशु भाषा थी। ये राक्षस जाति की सार्वभौमिक भाषा थी, जिसे अनगिनत साल पहले दिव्य क्षेत्र के राक्षस जाति के शक्तिशाली लोगों द्वारा सामूहिक रूप से निर्धारित किया गया था। इसका लक्ष्य राक्षस जाति के बीच संचार की अनुमति देना था। राक्षस जाति में अनगिनत जातियां थीं। कोई भी व्यक्तिगत जाति मानव जाति के बराबर नहीं हो सकती थी। दानव जाति को मानव जाति का विरोध करने के लिए एक साथ गठबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए प्राचीन काल में दानव जाति के शक्तिशाली लोगों ने सामूहिक रूप से उपायों की एक श्रृंखला निर्धारित की, और यह सार्वभौमिक पशु भाषा उनमें से एक थी। अनगिनत पीढ़ियां बीत जाने के बाद सार्वभौमिक पशु भाषा प्रत्येक जाति की विरासत में मिली स्मृति बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। यदि यह वानर राजा अपनी विरासत में मिली यादों को जागृत नहीं करता, तो ये युवान वास्तव में एक वानर के लिए वीणा बजा रहा होता। पत्थर के बंदरों के कबीले ने एक बार एक अत्यंत स्वर्ग विरोधी अस्तित्व को जन्म दिया था, जो स्वर्ग के संत बंदर के बराबर था। वह एक देवता क्षेत्र विशेषज्ञ था। भले ही यह पीढ़ियों से चला आ रहा था, लेकिन अंतहीन दुनिया की पत्थर की बंदर वंश रेखा पहले से ही बहुत पतली हो चुकी थी। लेकिन विरासत में मिली यादों के एक हिस्से को जगाना अभी भी संभव था। साधारण वानर सैनिकों और वानर जनरलों के लिए अपनी विरासत में मिली यादों को जगाना बहुत कठिन होगा, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना थी कि यह वानर राजा उन्हें जगा देगा। ये युवान ने पहले जो कहा था, वह था, वरिष्ठ वानर राजा, एक क्षण रुको। वानर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। एक मनुष्य वास्तव में सार्वभौमिक पशु भाषा जानता था। बंदर राजा ने पाया कि यह मानव युवक असाधारण लग रहा था। वह न केवल बेहद शक्तिशाली था, बल्कि वह सार्वभौमिक पशु भाषा भी जानता था। यहां तक कि उसने स्वयं भी सार्वभौमिक पशु भाषा अपनी विरासत में मिली यादों को जागृत करने के बाद ही सीखी थी। वानर राजा ने भी ये युवान से संवाद करने के लिए सार्वभौमिक पशु भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया। बेटे, तुम दोनों ने मेरे क्षेत्र में अतिक्रमण किया और क्रिम्सन सोल ग्रास चुरा लिया। तुम किस तरह से दलील देने की योजना बना रहे हो? चूंकि यह वानर राजा बात करने के लिए तैयार था, इसलिए यह युवान ज्यादा चिंतित नहीं था। उसने बंदर राजा की ओर झुककर प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ बंदर राजा, कृपया मुझे क्षमा करें। ये कनिष्ठ बंदर क्रिम्सन सोल ग्रास की तलाश में आया था, क्योंकि मेरे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस कनिष्ठ बंदर का एक करीबी दोस्त है, जिसके पास 9 यिन निरपेक्ष मेरिडियन है। अब, ये देखते हुए कि ठंड का जहर फूटने वाला है, उसे अपनी जान बचाने के लिए क्रिम्सन सोल ग्रास की सख्त जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ बंदर राजा उदार हो सकता है। अगर तुम्हारा दोस्त मुसीबत में है तो मुझे इससे क्या लेना देना? मुझे भी इन क्रिम्सन सोल ग्रास की बहुत जरूरत है। मैं इससे तुम्हें इतनी आसानी से कैसे दे सकता हूँ? इस बात को नजरअंदाज करते हुए, सिर्फ इस तथ्य को कि तुम मेरे इलाके में घुस आए हो, तुम आज यहां से जाने के बारे में भूल सकते हो। वानरराज कोई जीवित बोधिसत्व नहीं था। जाहिर है, उसे किसी अजनबी के जीवन या मृत्यु से कोई मतलब नहीं था। अगर उसे ये युवान दिलचस्प न लगता, तो वह उसे बहुत पहले ही एक हथेली से मार डालता। वह उससे इतनी बकवास क्यों करता? एड्स बाय पब फ्यूचर। जब वानर राजा ने अपनी बात खत्म की, तो वह कुछ बार चिल्लाया। तुरंत ही लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। वे सभी आश्चर्यजनक रूप से अंतिम चरण के टियर 2 राक्षसी जानवर थे।
स्थिति को देखकर फेंग झिरो घबरा गया और जल्दी से ये युआन की तरफ बढ़ा। सिर्फ एक बंदर राजा ही उनकी जान ले सकता है। इतने सारे टियर 2 राक्षसी जानवरों से घिरे होने के कारण वे क्या कर सकते हैं? ये युआन, तुम सच में उस वानर राजा से बात कर सकते हो? फेंग झिरो ने धीरे से कहा। ये युआन ने सिर हिलाया। सौभाग्य से बंदर राजा ने अपनी विरासत में मिली यादों को जगाया और सार्वभौमिक पशु भाषा सीखी। अन्यथा हम निश्चित रूप से मर चुके होते। उस समय जब मास्टर ने मुझे सार्वभौमिक पशु भाषा सिखाई थी तो मैंने इसका विरोध किया था। मुझे नहीं लगा कि इसका वास्तव में अच्छा उपयोग किया जाएगा। ये युआन ये भी जानता था कि राक्षसी जानवरों के साथ संवाद करना अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी अपने गुरु पर डाल दी। फेंग झिरो ने आसपास खड़े लंबी भुजा वाले पत्थर के वानरों को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। इस मौजूदा स्थिति में हम अभी भी निश्चित रूप से मर चुके हैं। ये युआन मुस्कुराया और फिर बोला, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वानर राजा ने अपनी विरासत में मिली यादों को नहीं जगाया होता तो कुछ भी चर्चा नहीं हो सकती थी। लेकिन चूंकि उसने इसे जगाया है, इसलिए न केवल हमें मरना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम क्रिम्सन सोल ग्रास भी ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। मजाक बंद करो। तुमने अभी अभी उससे बहुत कुछ कहा, लेकिन न केवल उसका रवैया बेहतर नहीं हुआ, बल्कि उसने अंतिम चरण के टियर 2 राक्षसी जानवरों के एक बड़े समूह को भी बुला लिया। वह हमें कैसे जिंदा छोड़ सकता है? फेंग झिरो ने उदास होकर कहा। वास्तव में द्वितीय श्रेणी के लंबी भुजा वाले पत्थर वानरों के एक बड़े समूह द्वारा घेरे जाने के कारण उनके सामने जो दबाव था वह वानरों के राजा का सामना करने से ज्यादा कम नहीं था। सौभाग्य से इन टियर 2 लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स को हमला करने का आदेश नहीं मिला, वरना वे दोनों शायद अब तक मांस का पेस्ट बन चुके होते। हे, बस मुझे देखो, ये युआन ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों वहां पर बातें कर रहे हो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तुम मनुष्य हर दिन हम राक्षस जाति का शिकार करते हो, अब हम तुम्हें शिकार किए जाने का स्वाद भी चखने देंगे, बंदर राजा ने कहा और ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसने यह बात बहुत ही क्रूरता से कही थी, लेकिन उसने उन बंदर जनरलों को हमला करने का आदेश नहीं दिया था। ये युआन ने 2 कदम आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए वानर राजा से कहा, वरिष्ठ वानर राजा, मुझे नहीं मारेंगे? क्या मजाक है? मैं तुम्हें क्यों नहीं मार दूंगा? सिर्फ इसलिए कि तुम सार्वभौमिक पशु भाषा जानते हो। क्या तुम अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं आंक रहे हो, बदमाश? हुर, वरिष्ठ वानर राजा ने गलत कहा। यह मैं नहीं हूं जो अपने आप को अधिक आंक रहा हूं, बल्कि आप हैं जो मुझे कम आंक रहे हैं। इस अवस्था में ये युआन अब और अधीनता का दिखावा करने में परेशान नहीं हो सकता था। वह निडरता का दिखावा कर सकता था। ये कैसे हो सकता है कि वह, एक महान कीमिया सम्राट, एक टियर 3 राक्षसी जानवर को भी नहीं संभाल सकता? ये युआन की बातें सुनकर वानर राजा अनायास ही हंस पड़ा। सिवाय इसके कि एक पत्थर का वानर इतनी जोर से हंस रहा था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बेटे, तुम तो सचमुच नवजात बछड़े हो जो बाघ से नहीं डरता। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो तुम 15 से 16 साल के होगे। इतनी कम उम्र में तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम्हें महत्व दूं? ये युआन ने बस हंसते हुए कहा, उसका खंडन करने का कोई इरादा नहीं था। उसने बस अपने मुंह से 3 शब्द उगल दिए, दानव, क्रिस्टल, गोली। वानर राजा का चेहरा, जो पहले तो जोर जोर से हंस रहा था, अचानक बदल गया। 2 बड़ी बड़ी वानर आंखें ये युआन को घूर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह ये युआन को खा जाना चाहता था। बेटे, तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग जानते हैं कि दानव क्रिस्टल की गोली को कैसे परिष्कृत किया जाता है। वानर राजा ने प्रत्येक शब्द को ध्यान से बोला। उसके व्यवहार से यह पता चल गया कि यह दानव क्रिस्टल गोली उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। हालांकि फेंग झिरो को नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बंदर राजा की स्थिति से यह पता चला कि ये युआन ने बंदर राजा की भूख को सफलतापूर्वक जगाया था, इसलिए वह इसके लिए उत्सुक थी। बंदर राजा को पूरा यकीन था कि ये युआन अपना सिर हिलाकर स्वीकार करेगा। किसने सोचा होगा कि ये युआन अपना सिर हिलाकर कहेगा, नहीं? ये सुनते ही बंदर राजा को गुस्सा आ गया। बेटे, तूने इस राजा को बेवकूफ बनाने की हिम्मत की। क्या तू मानता है कि यह राजा तुझे जिंदा निगल जाएगा? ये युआन ने हंसते हुए कहा, मुझे निगलने के बाद आप शायद अपना पूरा जीवन भी प्रारंभिक चरण टियर 3 पर ही रोक देंगे। चाहे आप कितने भी क्रिम्सन सोल ग्रास खा लें, ये व्यर्थ होगा। ये युआन बिना किसी डर के अपने हाथों को पीठ के पीछे करके वानर राजा के सामने खड़ा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता, अध्याय 138, अज्ञानी वानर। बेजोड़ औषधि देवता, C138, अज्ञानी वानर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 138, अज्ञानी वानर। अनुवादक सेलेफोटा _ संपादक रेगियस प्रोफेसर। हुर, कितना दुस्साहसी स्वर है। तुम, एक सार्क्यूई क्षेत्र के लड़के, वास्तव में इस राजा की सीमाओं के बारे में बेतहाशा बात करने की हिम्मत करते हो। बंदर राजा ने व्यंग्य किया।
ये युआन को बंदर राजा के रवैये से कोई परेशानी नहीं थी। वह पहले से ही जानता था कि बंदर राजा पहले से ही दिलचस्पी रखता था। अन्यथा वो बंदर राजा के सामने इतनी अहंकारपूर्ण तरीके से घूम रहा था, उसे तो बहुत पहले ही एक ही हथेली से थप्पड़ मारकर मार दिया गया होता। ये युआन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मुझे डर है कि सीनियर एप्किन को आपकी अपनी सीमाओं के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानकारी है। सीनियर एप्किन को खुद पता है कि मैंने जो कहा वह सही था या नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं शेखी बघार रहा हूं, तो आप मुझे अभी मार सकते हैं। किसी भी तरह से यह आपके लिए बस अपने हाथ उठाने की बात है। अब जब ये युआन ने ऐसा कहा तो वानर राजा चुप हो गया। जैसा कि ये युआन ने कहा था, वानर राजा स्वयं सबसे अच्छी तरह जानता था कि उसकी सीमाएं कहाँ हैं। बिना किसी भाग्यशाली संयोग के इसके लिए अपने जीवन काल में मध्य स्तर की टियर 3 तक पहुंचना बहुत कठिन होगा। राक्षसी जानवर मनुष्यों से समान स्तर पर अधिक शक्तिशाली थे और उनकी आयु भी मनुष्यों से अधिक थी। यही उनकी ताकत थी। फिर भी मनुष्यों की तुलना में सीमाएं भी बहुत बड़ी थी। उनकी बुद्धि बहुत कम थी और उनकी साधना अधिकतर सहज ज्ञान पर निर्भर थी। इसलिए प्रगति बहुत धीमी थी और उनके लिए दायरे को तोड़ना भी मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। मानव क्रिस्टल फॉर्मेशन रियल मार्शल कलाकारों के लिए एक छोटे दायरे में प्रत्येक सफलता बहुत कठिन थी, लेकिन राक्षसी जानवरों के लिए एक चरण को पार करना और भी अधिक कठिन था। वानर राजा की वर्तमान शक्ति लगभग मानव तृतीय स्तर क्रिस्टल संरचना क्षेत्र के आसपास थी। मानव मार्शल कलाकारों के लिए इस छोटे से कदम को पार करना पहले से ही बहुत मुश्किल था। बंदर राजा के लिए यह स्वाभाविक रूप से दोगुना मुश्किल था। इसलिए हालांकि ये युआन के शब्द बहुत अहंकारी लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ भय पैदा करने के लिए कहा गया झूठा बयान नहीं था। इस मुद्दे पर वानरराज का दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था। और दानव क्रिस्टल गोली वास्तव में एक औषधीय गोली थी जो टियर 3 राक्षसी जानवरों को एक छोटे से क्षेत्र में सफलता पाने में मदद कर सकती थी। वानर राजा ने अपनी विरासत में मिली यादों के एक हिस्से को जागृत कर लिया था और विरासत में मिली यादों के इस हिस्से में दानव क्रिस्टल गोली का वर्णन था। बात बस इतनी थी कि भले ही वानर राजा को दानव क्रिस्टल गोली के बारे में पता था, फिर भी इसे परिष्कृत करना असंभव था। यद्यपि औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना केवल मनुष्यों का अधिकार नहीं था, फिर भी मानव कीमियागर राक्षस जातियों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा बंदर राजा जैसे निम्न श्रेणी के राक्षसी जानवरों के लिए औषधीय गोली को परिष्कृत करना असंभव था। वे केवल मानव कीमियागरों से परिष्कृत करने में मदद करने के लिए विनती कर सकते थे। लेकिन कितने मानव कीमिया ग्रैंडमास्टर्स जानते थे कि दानव क्रिस्टल गोली को कैसे परिष्कृत किया जाए? भले ही वे दानव क्रिस्टल गोली को परिष्कृत करना जानते हों, कितने लोग वानर राजा के साथ संवाद करने में सक्षम थे? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने होते तो ये बहुत अच्छा होता यदि उनमें जीवन मरण का संघर्ष नहीं होता। किसी को ये जानना था कि वानर राजा का आंतरिक भाग भी एक बहुत अच्छा रसायन विद्या घटक था। बेटे, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्ग इसे परिष्कृत करना नहीं जानते, लेकिन तुमने इस राजा से दानव क्रिस्टल गोली का जिक्र किया। क्या यह मेरे साथ खिलवाड़ नहीं है? अगर तुम मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं देते तो तुम यहां से जीवित जाने के बारे में भूल सकते हो। हालांकि वानर राजा के शब्द कठोर थे, फिर भी उसमें उम्मीद की एक झलक थी। वरना वह यहाँ ये युआन से इतनी अच्छी तरह से कैसे बात कर सकता था? ये युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी कहा था कि वरिष्ठ वानर राजा मुझे नीची नजर से देख रहे हैं। मैंने केवल इतना कहा था कि मेरे परिवार के बुजुर्ग इसे परिष्कृत करना नहीं जानते, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसे परिष्कृत करना नहीं जानता। बंदर राजा को संदेह होने लगा कि उसने गलत सुना है। तुम सारक्यूई क्षेत्र के एक बदमाश एक टियर 3 औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहे हो। ये राजा शायद कीमिया के बारे में जानकार नहीं है, लेकिन मैं भी ऐसी भोली गलती नहीं करूंगा और तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। तुम आधे दिन से चक्कर लगा रहे हो, क्या तुम बस यही उम्मीद नहीं कर रहे हो कि मैं तुम दोनों को जाने दूंगा? लेकिन जब तुम में इस राजा के साथ चाल चलने की हिम्मत है तो जाने के बारे में भूल जाओ। वानर राजा का धैर्य स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसने अपना पंजा हिलाया और टियर 2 लॉन्ग आर्म स्टोन एप्स को संयुक्त रूप से ये युआन पर हमला करने की अनुमति देने के लिए तैयार हो गया। फेंग जिरो ने जब स्थिति देखी तो वह डर के मारे उछल पड़ी। वह जानती थी कि ये युआन और वानर राजा की बातचीत विफल हो गई है, और उसने तुरंत अपनी तलवार उठाए और दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि ये युआन ने अपनी तलवार को दबाया और वानर राजा को बिना किसी हड़बड़ी के देखा और कहा, वरिष्ठ वानर राजा कीमिया नहीं जानते, लेकिन क्या आप मानव कीमियागरों के बीच वर्गीकरण जानते हैं? बेशक मुझे ये पता है, लेकिन तुम मुझे ये बताने की हिम्मत मत करना कि तुम एक एसेंस क्यूई रियल मार्शल कलाकार, एक कीमिया ग्रैंडमास्टर हो। ये युआन ने अपनी छाती पर लगा कीमियागर बैज उतारकर बंदर राजा की ओर फेंकते हुए कहा, ये बैज कीमियागरों को कीमियागर संघ द्वारा जारी किया गया है। इसके अंदर मेरी व्यक्तिगत जानकारी है।
वरिष्ठ बंदर राजा को बस बैज में सार ऊर्जा डालनी है और आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। हालांकि वानर राजा को यह महसूस नहीं हुआ कि ये युआन में दानव क्रिस्टल गोली को परिष्कृत करने की क्षमता थी, लेकिन उसे लगा कि वह कोई चाल भी नहीं चल सकता, इसलिए उसने बिल्ले में सार ऊर्जा की एक किरण डाली और ये युआन की जानकारी तुरंत उसके दिमाग में उभर आई। निम्न श्रेणी कीमिया मास्टर, सार क्यूई क्षेत्र निम्न श्रेणी कीमिया मास्टर। वानर राजा ने आश्चर्य से ये युआन को देखा। बंदर राजा एक बूढ़ा दानव था जो कई सौ साल से जीवित था। वह अभी भी मानव कीमियागरों के बीच ग्रेडिंग के बारे में थोड़ा जानता था। सामान्य परिस्थितियों में कीमियागर ग्रेड मार्शल कलाकार की ताकत के अनुरूप होता है। शायद ही कभी एसेंस क्यूई दायरे कीमिया मास्टर्स या स्पिरिट कंडेंसेशन दायरे कीमिया ग्रैंड मास्टर्स दिखाई देते हैं। इससे ये पता चलता है कि इस युवक के रसायन शास्त्र के मानक बहुत ऊंचे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतना उग्र होने की हिम्मत की। मगर इससे क्या, तुम सिर्फ एक कीमिया मास्टर हो और एक निम्न श्रेणी के कीमिया मास्टर हो जिसने अभी कुछ समय पहले ही कीमियागर एसोसिएशन की परीक्षा पास की है। मुझे मत बताओ कि तुम अब दानव क्रिस्टल की गोली को परिष्कृत कर सकते हो। बंदर राजा ने बैज को वापस ये युआन की ओर फेंक दिया और कहा। ये युआन ने बिल्ला पकड़ा और उसे पिन किया। उसने बंदर राजा की ओर देखा और अपनी उंगली बढ़ाते हुए कहा, 1 साल। 1 साल के भीतर मैं निश्चित रूप से वरिष्ठ बंदर राजा को एक दानव क्रिस्टल की गोली दूंगा। 1 साल, ये कैसे संभव है? बेटा, ऐसा मत सोचो कि इस राजा को धोखा देना आसान है। चाहे तुम्हारी जबान कितनी भी चिकनी चुपड़ी क्यों ना हो, तुम आज यहां से जाने के बारे में भूल सकते हो। बंदर राजा ने तिरस्कार पूर्वक कहा। एक निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर 1 वर्ष के भीतर टियर 3 औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा है। इस राजा ने शायद बहुत कम किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन इस राजा को धोखा मत दो। हालांकि ये युआन ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह सोचना कि तुमने विरासत में मिली यादों को व्यर्थ ही जगा दिया। तुम बस एक अज्ञानी बंदर हो। तुमने क्या कहा? क्या तुम मानते हो कि यह राजा तुम्हें तुरंत मार देगा? ये युआन की बातें सुनकर वानर राजा गुस्से से भड़क उठा। क्या ऐसा नहीं है? जो आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे नहीं कर सकते। जो चीजें आप नहीं समझते, इसका मतलब यह नहीं है कि वे मौजूद नहीं है। उन दिनों में सीनियर इक्वल्स हेवन सेंट ऐप को टियर 1 से टियर 3 तक जाने में केवल 2 साल लगे थे। आपको कैसे पता कि मैं 1 साल के भीतर टियर 3 औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता? यह सोचना कि सीनियर इक्वल्स हेवन सेंट ऐप का वंशज जिसके पास दिव्य क्षेत्र था, वास्तव में इस हद तक अज्ञानी होगा। अफसोस की बात है, ओह कितना दयनीय। ये युआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। बेटे, तुम वास्तव में खुद की तुलना स्वर्ग के समान पुराने पूर्वज से करने की हिम्मत करते हो। स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता से वास्तव में अनजान। स्वर्ग के समान पुराने पूर्वज एक देवता क्षेत्र विशेषज्ञ है। तुम्हारी तरह एक चींटी कैसे तुलना कर सकती है? बंदर राजा ने गुस्से से कहा। ये युआन ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या कुलीन लोग दूसरों की तुलना में अधिक महान पैदा होते हैं? वरिष्ठ स्वर्ग के बराबर संत वानर दिव्य क्षेत्र में नहीं पले बढ़े, बल्कि निचले क्षेत्रों में सत्ता में आए। उस समय क्या ऐसे लोग भी नहीं थे जिन्होंने कहा था कि उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का पता नहीं था? सच कहूं तो दानव क्रिस्टल गोली को परिष्कृत करना मेरे लिए एक आसान काम है। बस इतना ही है कि मेरा वर्तमान क्षेत्र अपर्याप्त है, इसलिए मैं इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। 1 साल के भीतर क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करना मेरे लिए आसान है। मुझे बस इतना ही कहना है। अब और बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वरिष्ठ वानर राजा को मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, तो अभी कदम उठाएं। बात समाप्त करते हुए ये युआन ने पलटकर वानर राजा को अनदेखा कर दिया। वानर राजा ये युआन को घूरता रहा और एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 139 ज्वार बदल गया। बेजोड़ औषधि देवता C139 ज्वार बदल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 139 ज्वार बदल गया। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ईमानदारी से कहूं तो ये युआन के शब्द वाकई बेमिसाल थे। सुनने में चाहे जैसे भी लग रहे हो, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही लग रही थी। समान स्वर्ग संत ऐप का अस्तित्व किस प्रकार का था? वह एक देवत्व लोक का अस्तित्व था। इस युग में जहां देवत्व क्षेत्र लुप्त हो चुका था, उन पूर्व देवत्व क्षेत्र विशेषज्ञों का उज्ज्वल प्रभामंडल और भी अधिक चमकदार और पौराणिक प्रतीत होता था। अनंत दुनिया के एक निवासी ने वास्तव में खुद की तुलना बराबर स्वर्ग के पुराने पूर्वज से करने की हिम्मत की। आखिर कितने निडर साहस की जरूरत थी? पत्थर के बंदर कबीले के लिए स्वर्ग के पुराने पूर्वज एक कुलदेवता जैसे प्राणी थे, एक ऐसा अस्तित्व जो किसी भी प्रकार की निंदा को बर्दाश्त नहीं करता। ये युआन की इस तुलना से वानर राजा सचमुच क्रोधित हो गया।
हालांकि वानर राजा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अंतहीन दुनिया का यह मूल निवासी वास्तव में समान स्वर्गीय पुराने पूर्वज के बारे में जानता था। अगर उसे अपनी विरासत में मिली यादें न जगानी होती तो वह खुद भी बराबर स्वर्ग के पुराने पूर्वज के अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। इस बदमाश को कैसे पता चला? इतना ही नहीं, वह इक्वल्स हेवन ओल्ड एंसेस्टर के बचपन के अनुभवों के बारे में भी स्पष्ट रूप से जानता था। ये और भी अजीब था। यद्यपि यह बच्चा थोड़ा कमजोर था, परंतु उसका शरीर असामान्यता से भरा हुआ था। स्पष्टतः उसके पास केवल सार्क्यू क्षेत्र की साधना ही थी, फिर भी वह एक शक्तिशाली आक्रमण कर सकता था, जो आत्मा संघनन क्षेत्र के लिए खतरा पैदा कर सकता था। स्पष्टतः उसके पास केवल सार्क्यू क्षेत्र की साधना ही थी, फिर भी वह निम्न श्रेणी का कीमिया मास्टर बन सकता था। इसके अलावा, उस बैच पर डेटा ने कहा कि ये युवान केवल चौथे स्तर के सार्क्यूई दायरे में था जब उसने परीक्षा पास की थी। ये सरासर तोड़फोड़ थी। बंदर राजा को तो ये भी पता था कि मानव कीमियागरों को शायद ही कभी दानव क्रिस्टल गोली के अस्तित्व के बारे में पता हो, लेकिन इस किशोर को वास्तव में पता था। कुल मिलाकर ये बहुत ही असामान्य था। अगर इन चीजों को मिला दिया जाए तो शायद ये बच्चा सचमुच डायमंड क्रिस्टल पिल को परिष्कृत कर सकता है। फिर भी ये सिर्फ 1 साल का समय था। अगर ये युवान इसे परिष्कृत नहीं कर पाता तो उसे वैसे भी ज्यादा नुकसान नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा वह बस अपना आपा खो देता और फिर ये युवान को मार डालता। लेकिन क्या होगा अगर ये युवान वास्तव में दानव क्रिस्टल गोली को परिष्कृत कर सके? फिर क्या होगा यदि ये युवान उसे टियर 3 के अंतिम चरण तक आगे बढ़ने में मदद कर सके? क्या यह संभव है कि इस जीवन में भी उसके पास टियर 4 तक पहुंचने की संभावना हो? यहां तक सोचते हुए बंदर राजा को अपनी भावनाओं को फिर से शांत करना मुश्किल लगा। टियर 4 का प्रलोभन पूरी तरह से अनूठा था। टियर 4 की अवधारणा क्या थी? यहां तक कि इस अंतहीन जंगल में, जहां उच्च श्रेणी के राक्षसी जानवर बादलों की तरह प्रचुर मात्रा में थे, टियर 4 राक्षसी जानवर भी एक क्षेत्र के आधिपत्य के रूप में गिने जाते हैं। वर्तमान वानर राजा अधिक से अधिक एक पहाड़ पर कब्जा कर रहा था और स्वयं को राजा कह रहा था। 1000 मील के दायरे में कौन जानता था कि उसके जैसे कितने टियर 3 राक्षसी जानवर थे? वह उनमें से सिर्फ एक था। यह एक निश्चित जीत और बिना किसी नुकसान वाला जुआ था। अगर वानर राजा हार भी गया तो भी उसे सिर्फ 1 साल का समय ही मिलेगा, लेकिन अगर वह जीत गया तो उसे और भी बेहतर भविष्य मिलेगा। 1 साल वानर राजा के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। इससे उसकी ताकत में जरा भी इजाफा नहीं हो सकता था। तुम सचमुच दानव क्रिस्टल गोली को परिष्कृत कर सकते हो? वानर राजा ने कुछ कमजोरी से पूछा। ये युवान ने अपना चेहरा घुमाया और वानर राजा को डांटा। वह जानता था कि उसके शब्दों का असर पहले ही हो चुका है। जब तक वह बंदर राजा को अपनी रहस्यमयता का एहसास कराता रहेगा, वह निश्चित रूप से उस पर हाथ नहीं उठाएगा। वानर राजा के लिए 1 वर्ष का समय पूरी तरह से बेकार था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये युवान स्वाभाविक रूप से सोच सकता था कि वानर राजा क्या चाहता है। इसलिए अब ये वानर राजा ही था जो उससे विनती कर रहा था, न कि वह वानर राजा से विनती कर रहा था। टियर 4 की तुलना में क्रिम्सन सोल ग्रास का क्या महत्व है? ये युवान को उसे अनदेखा करते देख वानर राजा को अजीब महसूस हुआ। लेकिन जब उसे अभी अभी उसके प्रति उसके रवैये की याद आई तो वानर राजा को लगा कि इस व्यक्ति का रवैया अब अनुचित नहीं लग रहा था। इसके विपरीत, जितना अधिक ये युवान ऐसा व्यवहार करता, उतना ही अधिक वानर राजा को लगता कि वह अथाह है। केवल एक योग्य व्यक्ति ही इस तरह का रुख अपना सकता है। फेंग जिरो, जो बगल से ये दृश्य देख रही थी, अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को रोक नहीं सकी। ये साजिश बहुत जल्दी पलट गई। बंदर राजा अभी भी गुस्से में था और जरा सी भी बात पर लोगों को मौत के घाट उतार देना चाहता था। कुछ वाक्यों के आदान प्रदान के बाद उसका रवैया 180 डिग्री यू टर्न क्यों ले गया? फेंग जिरो ने अनजाने में ये युवान को उत्सुकता से देखा। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि ये युवान और बंदर राजा के बीच क्या हुआ था। हालांकि वह जानती थी कि अभी बीच में बोलने का समय नहीं है, इसलिए वह अपनी जिज्ञासा को अपने दिल में ही दबाए रख सकती थी। फेंग जिरो को पता था कि वह और ये युवान अब सुरक्षित है। बस इतना ही काफी था। भाई युवक, अगर तुम सचमुच दानव क्रिस्टल गोली को परिष्कृत कर सकते हो तो तुम जितना चाहो उतना क्रिम्सन सोल ग्रास प्राप्त कर सकते हो। बंदर राजा ने आखिरी क्षण में अपने संबोधन का रूप बदल दिया और बचकाना को युवक में बदल दिया। अभी वानर राजा के हाथ में सौदेबाजी का एकमात्र साधन क्रिम्सन सोल ग्रास था। ये युवान उसे अनदेखा कर रहा था, इसलिए वह केवल उसे ही निकाल सकता था। ये युवान ने धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया जब उसने देखा कि वानर राजा मुख्य मुद्दे पर आ गया है, और उदासीनता से कहा, क्या वरिष्ठ वानर राजा क्रिम्सन सोल ग्रास का उपयोग करके दानव क्रिस्टल गोली के बदले में लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं? क्रिम्सन सोल ग्रास सिर्फ टियर 2 औषधीय जड़ी बूटी थी। हालांकि ये दुर्लभ हो सकती है, लेकिन टियर 3 दवा की गोलियों की तुलना में ये सिर्फ कचरा थी।
और राक्षसी जानवरों के खाने के लिए इस तरह की औषधीय गोली जैसे कि दानव क्रिस्टल गोली मानव क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से अनसुनी थी। अंतहीन दुनिया में राक्षसी जानवरों की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने वाले कीमियागरों को संभवतः एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। ऐसी थी दानव क्रिस्टल गोली की अमूल्यता। वानर राजा ने भी थोड़ी शर्मिंदगी दिखाए और कहा, युवक, जब तक तुम वास्तव में दानव क्रिस्टल की गोली को परिष्कृत कर सकते हो, बस अपनी शर्तें सूचीबद्ध करो। जब तक मैं ये कर सकता हूं, मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा। ये युवान ने वानर राजा की ओर देखा और अचानक मुस्कुराने लगा, जब तक कि वानर राजा डर नहीं गया। हालांकि ये युवान ने अपनी शर्तें नहीं बताई। इसके बजाय उसने मुस्कुराते हुए पूछा, वरिष्ठ वानर राजा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपको दानव मनोगोली में कोई दिलचस्पी है। जब वानर राजा ने डेमन मैनर पिल ये 3 शब्द सुने तो उसने अनायास ही ठंडी सांस ली और वह अपने होश खो बैठा। अब भी उसमें किसी अद्वितीय विशेषज्ञ का कोई भाव कहाँ था। एक वानर के चेहरे पर ऐसे रोमांचक भाव होना वानर राजा के लिए कठिन था। इस समय वानर राज का पूरा शरीर कांप रहा था। वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक उत्तेजित था। दानव, 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 क्या तुम वास्तव में इसे परिष्कृत भी कर सकते हो? काफी देर तक राक्षस कहने के बाद वानर राजा ने राक्षस मनोगोली के 3 शब्द पूरे नहीं किए और वह पहले से ही इतना उत्तेजित था कि वह हकला रहा था। डेमन मैनर पिल वास्तव में एक औषधीय गोली थी जो राक्षसी जानवरों को टियर 4 तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। ये टियर 4 था। आज से पहले उसने कभी भी टियर 4 में पहुंचने की कोई असाधारण उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब ये युवान ने उसकी भूख को आसमान पर पहुंचा दिया और वास्तव में डेमन मैनर पिल का भी जिक्र कर दिया। क्या ये किसी व्यक्ति के जीवन की इच्छा नहीं थी? नहीं, रुको, ये तो किसी बंदर के जीवन की इच्छा होनी चाहिए। चाहे वे मानव मार्शल कलाकार हो या राक्षसी जानवर, कौन एक प्रमुख क्षेत्र को भेदने के आकर्षण का सामना कर सकता है? कोई नहीं। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र एक स्वर्गीय खाई की तरह था। वे प्रतिभाशाली लोग एक स्वर्गीय खाई को पार कर सकते हैं, लेकिन अगली खाई को पार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अगली स्वर्गीय खाई को पार करने के बाद वे अगली खाई को पार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र एक महीन छलनी की तरह था जो बार बार अनगिनत प्रतिभाओं को खत्म कर रहा था। प्रत्येक स्वर्गीय खाई असंख्य प्रतिभाओं को टूटे हुए परशु के साथ रेत में गिरा सकती है। वानर राजा द्वारा अपनी विरासत में मिली यादों को जगाने में सक्षम होने का अर्थ था कि वह पहले से ही लंबी भुजा वाले पाषाण वानरों के बीच एक शिखर प्रतिभा के रूप में गिना जाता था। लेकिन टियर 4 नामक इस स्वर्गीय खाई ने निर्दयतापूर्वक उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या सचमुच उसके पास इस स्वर्गीय खाई को पार करने का मौका था? ये युवान वानर राजा के जवाब से बहुत संतुष्ट था और मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैंने अभी नहीं कहा था? मेरे लिए गोलियों को परिष्कृत करना एक सामान्य भोजन है। अब मेरे पास जो कमी है वह है साधना क्षेत्र। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास बेजोड़ औषधि देवता अध्याय 140। केवल यही एक मौका है। बेजोड़ औषधि देवता C140। केवल यही एक मौका है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 140। केवल यही एक मौका है। अनुवादक सेलेफोटा अंडरस्कोर संपादक रेगियस प्रोफेसर। ये युवान के बोलने के तरीके से स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह शेखी बघार रहा हो। हालांकि वानर राजा को पता नहीं था कि क्यों, लेकिन उसे लगा कि ये युवान ने जो कहा वह सच था। शायद ये भावना ये युवान के शरीर से निकल रहे शक्तिशाली आत्मविश्वास से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार की भावना विरोधाभासी थी, फिर भी ये बहुत प्रेरक थी। अंततः टियर 4 का आकर्षण ही सब पर भारी पड़ा। अपनी शर्तें बताओ, नौजवान। मैं मानता हूं, बंदर राजा ने असहाय होकर कहा। अपनी विरासत में मिली यादों को जगाने के बाद वानर राजा की बुद्धि अब आम इंसानों से कम नहीं थी। वह जानता था कि ये युवान उसकी भूख को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से क्रिम्सन सोल ग्रास जैसी सरल चीज के लिए नहीं था। वानर राजा के पराजित चेहरे को देखकर ये युवान ने शांति से कहा, 10 साल की अवधि के साथ मुझे अपना स्वामी स्वीकार करें। क्या तुम, एक तुच्छ सा सार्क्यू क्षेत्र, वास्तव में चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना स्वामी मान लूं? ये सुनकर वानर राजा क्रोधित हो गया। क्रिम्सन समिट रिज पर वानर राजा एक सर्वोपरि अस्तित्व था। ताकत या उम्र की परवाह किए बिना वह ये युवान से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। उससे एक युवक को अपना स्वामी स्वीकार करने के लिए कहना उसे मार डालने से भी अधिक पीड़ादायक था। लेकिन ये युवान के चेहरे पर उदासीनता थी क्योंकि उसने कहा, 10 साल बाद भले ही तुम मुझे अपना स्वामी मानना चाहो, मुझे डर है कि तुम्हें कतार संख्या भी नहीं मिलेगी। अगर तुम अनिच्छुक हो तो मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। मैं बस ये छोटा सा नुकसान सह लूंगा और तुम्हारे साथ क्रिम्सन सोल ग्रास का आदान प्रदान करने के लिए डेमन क्रिस्टल पिल का उपयोग करूंगा। किसी भी तरह से डेमन क्रिस्टल पिल को परिष्कृत करना मेरे लिए आसान है। 1 साल बाद मैं तुम्हें डेमन क्रिस्टल पिल सौंप दूंगा और हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं देंगे।
लेकिन उस समय डेमन मैनर पिल के बदले में मेरा नौकर बनने के बारे में मत सोचना। ये युआन ने रुककर अपने चेहरे की मुस्कुराहट को दूर रखते हुए गंभीरता से कहा, ये केवल एक ही मौका है। ये युआन ने अपनी मुस्कुराहट को दूर रखा, जिससे एक सम्राट की आभा स्वाभाविक रूप से बाहर आ गई, मानो वह एक सम्राट था जो दुनिया पर उतर आया था। फेंग जिरो ने ये युआन का ये रूप कभी नहीं देखा था, मानो वह स्वर्ग के नीचे की सभी चीजों को नीची नजर से देखता हो। इस तरह का स्वभाव और आभा, भले ही उसके पिता यहाँ होते, सबसे अधिक संभावना है कि वे भी हार मान लेते, है ना? ये युआन मूल रूप से मेडिसिन किंग हॉल के युवा कुलपति थे, जो दिव्य क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान वाले कीमिया सम्राट थे। यहाँ तक कि जब उनकी तुलना अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उन पुराने अमर लोगों से की गई, तो उनके मानक निशान से नीचे गिरने के बजाय उससे भी आगे निकल गए। हालांकि अब उसने अपना शरीर बदल लिया है, लेकिन एक संप्रभु की तरह का स्वभाव आत्मा के सबसे गहरे हिस्से से उत्पन्न होता है। उसके लिए इसे नकली बनाना पूरी तरह से अनावश्यक था। जब वानर राजा ने देखा कि ये युआन का आचरण वास्तव में कितना असाधारण था, तो वह अनजाने में अंदर से चौंक गया। स्वयं एक सम्राट होने के नाते वानर राजा को ये बात और भी स्पष्ट थी कि इस प्रकार का आचरण ऐसा कुछ नहीं था जिसे सार्क्यू क्षेत्र के किसी युवा द्वारा नकली बनाया जा सके। इस युवक के शरीर पर निश्चित रूप से कई अज्ञात रहस्य थे। वानर राजा ने अनजाने में ये युआन के शब्दों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। ये युआन का मतलब बहुत स्पष्ट था। अगर वह क्रिम्सन सोल ग्रास का इस्तेमाल करके विनिमय करना चाहता है, तो वह टियर 4 राक्षसी जानवर बनने का अवसर खो देगा। तो अब सवाल ये था कि क्या ये युआन वास्तव में एक दानव मनोगोली को परिष्कृत कर सकता है? ये भी एक जुआ था। ये युआन ने मूल दांव को कई गुना बढ़ा दिया। ये युआन का उसे अपना गुरु मानना स्वाभाविक रूप से केवल मौखिक रूप से नहीं था। यह एक आत्मिक अनुबंध में प्रवेश करना था। आत्मा अनुबंध में प्रवेश करने के बाद वानर राजा के सभी कार्यों को बिना किसी प्रतिरोध के ये युआन के आदेशों का पालन करना पड़ता था। अन्यथा ये युआन का एक भी विचार वानर राजा की आत्मा को नष्ट कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि वह 10 साल की आजादी खो देंगे। अगर एपकिंग ने क्रिम्सन सोल ग्रास का इस्तेमाल करने का फैसला किया, तो वह बिना कुछ खोए कमा सकता था। डेमन क्रिस्टल पिल के साथ उसके लिए मध्य चरण टियर 3 में सफलता प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन इस तरह से वह टियर 4 में पहुंचने का मौका भी खो देंगे। शायद ये टियर 4 राक्षसी जानवर बनने का उसका एकमात्र मौका हो सकता है। अगर वह दूसरा विकल्प चुनता, तो उसे बहुत ज्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता। अगर ये युआन डेमन मैनर पिल को परिष्कृत नहीं कर पाता, तो वह 10 साल की आजादी खो देता। यह ऐसी बात थी जिसे वानर राजा स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन यदि वह बाद वाला विकल्प चुनता, तो उसे टियर 4 में पहुंचने का अवसर प्राप्त होता। यह अवसर बहुत बड़ी मुश्किल से मिला। टियर 4 का प्रलोभन बहुत बड़ा था। बंदर राजा पीड़ा में अपना बंदर जैसा चेहरा बिगाड़ता रहा। जाहिर है, उसका दिल उथल पुथल से भरा हुआ था। बंदर राजा को ऐसे दिलचस्प भाव दिखाते देख फेंग जिरो लगभग जोर से हंस पड़ी। लेकिन वह अपने दिल में बहुत हैरान भी थी। तुमने उससे क्या कहा? वह ऐसे भाव क्यों दिखा रहा है? फेंग जिरो अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सकी और पूछने के लिए आवाज बढ़ा दी। ये युआन ने इसे नहीं छिपाया और उसे बंदर राजा को अपने सेवक के रूप में लेने के अपने इरादे के बारे में बताया। फेंग जिरो के चेहरे पर भी बहुत आकर्षक भाव आ गया जब उसने ये युआन की आवाज सुनी। लेकिन वह टियर 3 एप किंग है। यहाँ तक कि डीन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुम वास्तव में उसे अपने सेवक के रूप में लेना चाहते हो? फेंग जिरो ने लगभग आवाज निकाली। बस एक टियर 3 स्टोन ऐप, बस इतना ही। मुझे लगता है कि वह बमुश्किल मेरा नौकर बनने लायक ताकतवर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मेरी ताकत बहुत कम है, वरना मैं उसे अपने साथ रखने की जहमत भी नहीं उठाता। आप भी जानते हैं, मेरा मालिक बहुत ताकतवर है। अगर मैं जिस नौकर को अपने साथ रखूंगा वह बहुत घटिया होगा, तो बड़े साहब भी अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। ये युआन ने बेबसी से कहा। फेंग जिरो ने ये युआन को देखा और पूरी तरह से अवाक रह गया। वे दोनों अपनी जान की कीमत पर क्रिम्सन समिट रिज में घुस गए। फेंग जिरो ने चाहे जो भी सोचा हो, उसे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इतनी जल्दी पलट जाएगी। पिछले क्षण वे लगभग इस वानर राजा द्वारा मारे गए थे, और अगले ही क्षण ये युआन इस वानर राजा को अपने सेवक के रूप में लेना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता, लेकिन ये दुनिया बहुत तेजी से बदल गई है। आखिर ये युआन का स्वामी किस प्रकार का अस्तित्व था? वानर राजा का संघर्ष कई दर्जन सांसों तक जारी रहा, लेकिन ये युआन ने उसे कोई आग्रह नहीं किया। ये युआन ये भी जानता था कि यह मामला वानर राजा के लिए एक अत्यंत दर्दनाक विकल्प था। क्रिम्सन समिट रिज में स्थित वानर राजा किसी नश्वर देश के सम्राट के समान था। एक सम्राट को किसी दूसरे व्यक्ति का सेवक बनाना स्पष्टतः एक अत्यंत कठिन मामला था। धीरे धीरे वानर राजा के चेहरे का भाव शांत हो गया। ये युआन को पता था कि उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। कैसा है? क्या तुमने इस पर विचार किया है? ये युआन ने शांति से पूछा।
मुझे अपना सेवक बनाने के लिए राजी करना भी कारगर है, लेकिन आपको 10 वर्षों के भीतर मेरे लिए निश्चित रूप से दानव मनोगोली को परिष्कृत करने के लिए एक स्वर्गीय दावशपथ लेनी होगी। वानर राजा ने गंभीरता से कहा। ये युआन ने जब ये सुना तो वह खुद पर हंस पड़ा। गलत मत समझो, अभी मैं तुमसे मेरा नौकर बनने की भीख नहीं मांग रहा हूं, बल्कि मैं ही तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करना या मुझ पर विश्वास न करना चुन सकते हो। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। वानर राजा के चेहरे पर शत्रुतापूर्ण भाव देखकर ये युआन ने आगे कहा, तुम्हारे लिए गोलियां परिष्कृत करने के लिए मुझे यहां फंसाने के बारे में मत सोचो। एक बार मेरे पास दानव मनों की गोली को परिष्कृत करने की ताकत आ गई, तो मेरे पास तुम्हें अनजाने में मरने के 1000 तरीके हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम कोशिश कर सकते हो। वानर राजा को यह उम्मीद नहीं थी कि यह विचार अचानक उसके दिमाग में आया था और ये युआन ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। वह वास्तव में ये युआन को अभी उसके लिए गोलियां परिष्कृत करने के लिए यहां रखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने ये युआन द्वारा जवाबी धमकी की कल्पना नहीं की थी। जैसा कि ये युआन ने कहा था, अगर उसकी कीमिया दाव उपलब्धियां वास्तव में इतनी अधिक थीं, तो उसके पास वास्तव में ये क्षमता होगी। फिर एक लंबी खामोशी छा गई। अचानक बंदर राजा ने आह भरी और ये युआन से कहा, ठीक है, टियर 4 में सफलता पाने के इस मौके के लिए मैं तुम्हें 10 साल के लिए अपना गुरु मानने को तैयार हूं। ये युआन के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा। ये सुनकर वह जोर से हंसा और बोला, चिंता मत करो ये युआन, मेरे पीछे आना। टियर 4 की तो बात ही छोड़ो, टियर 5 का दानव सम्राट या टियर 6 का दानव पूर्वज भी कुछ खास नहीं है। मुझे 10 साल की जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें भगा भी दूं, तो भी मुझे डर है कि तुम मेरा साथ छोड़ने को तैयार नहीं होगे। ये शब्द अभी भी बहुत उग्र और अविश्वसनीय लग रहे थे। सच तो यह है कि ये युआन बंदर राजा को डराने से डर रहा था, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। ये युआन के लिए दानव पूर्वज के बारे में भूल जाओ, यहां तक कि टियर 9 दानव सम्राट के बारे में भी क्या मुश्किल था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।